जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भैया ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आइए उनको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसे देखो, जो हमारा बातचीत चैप्टर है, उनके जो रचनाकार है वो है भैया बालकृष्ण भट्ट। एक्चुअली ना आपके जो भी क्वेश्चन बैंक है, रचनाकार हो गया, जन्म तिथि हो गया, मृत्यु हो गया, निवास स्थान, माता पिता, ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो भैया बॉटम में दी हुई है, आई मीन नीचे दी हुई है। जबकि ये जानकारी आपको टॉप में होनी चाहिए थी, राइट। ये जानकारी आपको याद रखनी ही रखनी है। एक कॉमन है भैया, एक कॉमन प्रॉपर्टीज बोल सकते हो उस तरीके से। एक कॉमन चीज़ है, आपको हर एक चैप्टर के जितने सारे भी कवि हैं, ठीक है, उनके बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि भैया जन्म, ठीक है, जन्म, एक चीज़ ध्यान दो। सबसे पहले ये जो आपका निबंध है, ठीक है, जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बातचीत, वो आपका क्या है, एक तरीके का निबंध है। ओके, तो भैया इसकी जो साहित्यिक विधा है वो है निबंध। ओके, इनके जो रचनाकार हैं वो है भैया बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किया है, इस निबंध को लिखा है जिसका नाम है बातचीत। ओके, इनका जो जन्म हुआ था, आई मीन जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। आप सभी अपने माइंड में सेट कर लो। इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। निवास स्थान की बात कर ली जाए तो इनका जो निवास स्थान था वो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता की बात कर ली जाए तो इनकी जो माता थे उनका नाम था भैया पार्वती देवी, और इनके जो पिता थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, इनके जो पिता थे ना वो भैया पेशे से एक व्यापारी थे, राइट। क्या थे? व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको भैया हर एक कवि के बारे में पता होनी चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है, बिकॉज इससे भाई काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके बनते हैं। मतलब इतना अगर आप हर एक चैप्टर के याद कर लिए ना तो यकीन मानो 20 नंबर से ज़्यादा ही आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उनको देखते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, ठीक है। प्रस्तुत निबंध में आपको पता चल गया कि भैया बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है ये बातचीत, वो आपका एक निबंध है, ठीक है। तो प्रस्तुत निबंध में जो रचनाकार हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया, राइट। अब भैया हमारे अंदर जो वाक शक्ति इन द सेंस कि भैया हमारे अंदर जो बोलने की क्षमता है, हम बोल पाते हैं, किसी को समझ पाते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने का तरीका है, यानी कि यूँ कह लो कि हमारे अंदर जो बोलने की कैपेसिटी है, हमारे अंदर जो बोलने की वाक शक्ति है ना, ये भैया ईश्वर का वरदान बताया गया है। मतलब एक तरीके का वरदान है जो कि हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। अब भैया क्यों प्रदान किया है, क्यों इसे ईश्वर का वरदान बोला गया है, आइए थोड़ा डीप में समझते हैं। लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा जो शक्ति, विशेष शक्ति दी है। देखो जी, एक ऐसी शक्ति हम में पाई जाती है जो कि अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है, और वो जो शक्ति है वो है भैया वाक शक्ति, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, कवि ने साफ साफ लिखा है कि भैया लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा, एज कंपेयर टू अदर जितने सारे भी जीव होते हैं उनके कंपेयर में हमें एक विशेष शक्ति दी गई है, ठीक है, जो कि है वाणी, राइट। वाणी क्योंकि जीवों के अंदर नहीं होती है भाई, बाकी हमारे, अगर हमें छोड़कर, मनुष्यों को छोड़कर अगर देखा जाए तो भैया काफ़ी सारे ऐसे जीव होते हैं, काफ़ी क्या, या फिर मोस्ट ऑफ द ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। मतलब वाणी, मतलब बोलने की क्षमता नहीं होती है भाई उनके अंदर, समझ रहे हो, वाक शक्ति नहीं होती उनके अंदर। इसलिए इस वाणी का सही उपयोग करके मनुष्य सृष्टि के अन्य जीवों से अलग हो जाता है। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिकॉज ये वाणी है, ये जो बोलने की वाक शक्ति है भाई, ये चीज़ जीवों में नहीं पाई जाती है, और ये चीज़ हमारे अंदर पाई जाती है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसलिए हम उनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग बन जाते हैं इस शक्ति के द्वारा, ओके, और विशिष्ट बन जाते हैं। प्रस्तुत निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व एवं उनके निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सा बात है, ये जो निबंध है ना, इसके अंदर भैया बातचीत करने की तरीका को बताया गया है, बातचीत करने की शैली को बताया गया है, समझ रहे हो। ओके, और कुछ पैराग्राफ है, इनको क्लियर करते हैं फटाक से भैया। जो भी मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी का जो भी दिल है धक धक कर रहा होगा, भैया ऑब्जेक्टिव लाओ, ऑब्जेक्टिव लाओ, ऑब्जेक्टिव लाओ, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक बार पढ़ लो, चीज़ें रिकॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और न्याय रचनाकारों में से एक है, वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। देखो, जो बालकृष्ण भट्ट है उनसे रिलेटेड दो चीज़ें करा जाता है, ठीक है। अगर बात करी जाए युग की, मैं बता रहा हूँ, अगर बात करा जाए युग की तो आप सभी टिक करोगे कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग से बिलोंग करते थे। एक क्वेश्चन और करा जाता है, वो है भैया काल का, तो याद रखना ये भैया आधुनिक काल से बिलोंग करते थे, ठीक है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देना चाहूंगा चीजों को, ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और न्याय रचनाकारों में से एक है, ठीक है।
वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। ये बेसिकली कवि की डिटेल हो गई, कवि के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कुछ याद करने वाली चीज़ें लिखी गई है बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ओके, जनरली हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसे इसलिए बोलूँगा बिकॉज भाई काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में करे जाते हैं कि भैया कवि का नाम आपको मेंशन किया हुआ रहेगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको बताना है कि इस कवि के द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। 3 अदर ऑप्शन होंगी जो कि उन कवि के द्वारा लिखी गई नहीं होगी, और इसमें से एक एग्जैक्ट आंसर होगा जो कि उस कवि के द्वारा लिखी गई होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चूज करना पड़ेगा। तो भैया एक काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना कौन से कवि की है तुम मुझे बताओ, या फिर इस कवि की कौन सी रचना है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन मान के चलो आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो मैंने बोला ना कि अगर कवि के बारे में, ठीक है, कवि के बारे में, कवि की जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल होती है, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था, उनका निवास स्थान कहाँ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं अगर आप याद कर लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ 20 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव तो ऐसे क्लियर हो गए, ठीक है। और बाकी सारी जो भी चीज़ें होती है वो आपके बुक से होती है, वो आपके गदखंड हो गया, काव्यखंड हो गया, मतलब जो भी स्टोरी होती है उनके अंदर से होती है चीज़ें। ओके, तो भैया इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जिनमें से उपन्यास की अगर बात करी जाए तो इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिसका नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, ठीक है। इनके कुछ नाटक हैं, प्रमुख नाटक भी देख लेते हैं। पद्मावती, पद्मावती बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो भैया पद्मावती मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको किसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। पद्मावती हो गया, वेणी श्रृंगार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, नल दमयंती हो गया। प्रश्न की बात कर ली जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का वश, आचार विडम्बन। बात कर ली जाए निबंध की, ठीक है, तो भैया 1000 के आसपास बालकृष्ण भट्ट ने निबंध को लिखा है, ठीक है, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में एक प्रकाशित है। सो दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी सारे ऐसे डिटेल है, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमने कवि के बारे में सीख लिया है, जो भी हमारे रचनाकार हैं जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है। और इस पैराग्राफ से भी क्लियर हो जा रहा है आपको कि भैया इस जो चैप्टर है इनका लिखा गया है बातचीत, ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो एज अ शॉर्ट समरी बोल सकते हो तुम, ठीक है, समरी का भी शॉर्ट कर लो तो वो शॉर्ट समरी हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट समरी काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और भैया अब मुझे लगता है कि अब हम लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैं ऐसा आशा करता हूँ, मैं चैप्टर तो डीप में नहीं पढ़ा रहा था ना भाई, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थोड़ी मैं कर रहा था, मैं तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें उसके अंदर है वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करा, ठीक है। बाकी आई होप कि आप सभी ने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, मैं इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो, अगर पढ़ रखा तो भाई बहुत ही अच्छा है, बाकी रिवाइज की तो वो ज़रूरत है ही, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो भैया क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं फिजिक्स वाले भैया प्लेटफॉर्म पे। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर आई थिंक 9 या फिर 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया 9-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सॉरी, ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर होंगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर जिसके 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो वो चीज़ें कराने के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट नहीं कर रखी ना। इसके अंदर मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आउटी होंगी और भी क्वेश्चन बैंक की हेल्प से, या फिर क्वेश्चन पेपर से मिले होंगे, ठीक है, या फिर मॉडल पेपर से मैंने इंक्लूड करे होंगे, या फिर आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपका बुक है उसके अंदर से मैंने इंक्लूड करे होंगे, ठीक है। तो भैया काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपसे मैंने वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को प्यारा से लाइक कर दें एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि सबको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना जी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के, ठीक है। ओके जी, बाकी आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम खुद बता दोगे यार, खुद बता दोगे, मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी जितने सारे हमने चीज़ें देखा ना, तो इसी के आधार पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आप खुद से कर लोगे। अब देखो पार्ट जो हमारा बातचीत है, ठीक है, वो क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर यात्रा व्यंग्यवाद है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूं? मतलब मुझे बताने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता भाई, तुम मेरे जितने सारे भी शेर हो, जितने सारे भी मेरी प्यारी बहन है वो भी भाई शेरनी से कम नहीं है, ठीक है। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, मैं जानता हूँ बिल्कुल आप सभी ने दे दिया होगा। क्या है जी, क्या है? आप सभी के रग रग से, आप सभी के दिल से भैया आवाज़ आ रही है कि भैया ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लो ना, ललित निबंध। अभी तो आपने बताया, नहीं देखा क्या भाई? लेट से ज्वाइन कर रहे हो क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे टॉप में ही लिखी हुई थी भैया कि इसकी जो साहित्यिक विधा है वो क्या है भैया? निबंध है। ये आपका एक ललित निबंध है, ठीक है। तो बहुत सही। और भैया
ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब मेरे बताने से पहले ही आप मुझे बता दोगे, ठीक है। अब भैया, लेखक बालकृष्ण भट्ट, 1 सेकेंड सॉरी, लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं या फिर किस युग के साहित्यकार हैं? देखो मैंने आपको बताया कि इनसे 2 रिलेटेड क्वेश्चन करी जाती है, एक युग हो गया और एक भैया काल हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या इसका जवाब मैं आपको बताऊं? अभी कुछ समय पहले बताया मेरे भाई, तुम्हें क्या कर रहे हो यार? मैंने आपको बताया, इसका जवाब जितना जल्दी हो सके मेरे को चाहिए बिना बताए हुए, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप सभी? क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो? बहुत 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 बढ़िया यार, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि भैया जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भैया किस युग से बिलोंग करते थे, वो है उनका भारतेंदु युग। अच्छा भैया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए तुम सब तो। अच्छा, एक क्वेश्चन का और मुझे आंसर दे दो तो मैं मानूंगा। तो मैं भैया क्या कर रहे हो तुम, बता दो यार, किस काल से बिलोंग करते थे? बता दो किस काल से बिलोंग करते थे, क्योंकि काल का भी मैंने आपको बताया था। क्या बोल रहे हो? आधुनिक काल। बहुत 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 ग्रेट मेरे भाई मेरी बहनें, ठीक है। किस काल से बिलोंग करते थे? अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? देखो, बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका होता है, सबसे जो प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर ढंग होता है, वो होता है भैया अपने आप से बातचीत करना, राइट? अपने आप से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अपने आप से बातचीत करो, अपने बारे में विजुअलाइज करो चीज़ों को, समझ रहे हो? तो वो चीज़ एक प्रॉपर ढंग होता है। ओके, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ठीक है। चौथा चीज़, संवाद करने का सबसे उत्तम या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? संवाद इन द सेंस, संवाद का मतलब होता है वही बातचीत, ठीक है। बातचीत को दूसरे चीज़ों में दिखाया गया है यहाँ पे संवाद, ठीक है। तो संवाद करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? तर्कपूर्ण, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रभावपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है आत्मीयता, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अब मुझे ये बताओ, आधुनिक काल के जो कवि हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे भी काल मेंशन कर दिया ना, आधुनिक काल, ठीक है। तो भैया काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती है। तो भैया पता चल गया कि जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है वो आधुनिक काल के हैं, और ये चीज़ मैं आपको कब से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। समझ गए तो सही, नहीं समझे तो यहाँ पे समझ लो भाई। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो लिखी गई चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे समझ जाओ कि आधुनिक काल के जो कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जो जन्म है वो भैया कब हुआ था? अब मैं नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका जवाब आप सभी को मुझे देना है, और जितना जल्दी हो सके आप मुझे इसका जवाब दो, ठीक है। अब बोलोगे भैया अभी अभी तो आपने बताया कि 23 जून 1844 का। अब मैं ये चीज़ पूछूंगा कि भैया मैंने कहाँ बताया तुम्हें? तो बोलोगे भैया टॉप पे जाइए, टॉप पे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। तभी तो मैंने बताया भैया ना। बहुत 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 बढ़िया, तुम भाई मेरे से तेज हो चुके हो यार, मेरे को तुम सिखा रहे हो। तो 23 जून 1800, सॉरी ए वाले पे मत लग जाना भाई, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आधुनिक काल के जो कवि हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भैया काव्य संयोगिता स्वयंवर, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? एक तरीके का काव्य है, किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भाई इतना चीज़ है तो तुमको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रही, समझ रहे हो? इतना सारी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जा रही, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो आपका काव्य है संयोगिता स्वयंवर, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना, अगर तुम टिक कर रहे हो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन में है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो तुम बोलोगे भैया बालकृष्ण भट्ट तो है ही नहीं, कि आपने ऑप्शन ही गलत ला रखा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना मेरे प्यारे भाई एंड मेरी प्यारी बहनें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ? ऑप्शन ही गलत है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। देखो क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सूरदास का, तुलसीदास का, या फिर जो भी दास का हो, या फिर जिनका भी चैप्टर हो, तो उनके अंदर की जो भी चीज़ें होगी वो उनसे ही रिलेट होगी। ऐसा थोड़ी है। अगर तुम बातचीत पढ़ रहे हो, जिनके रचनाकार कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट, तो क्या इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हो रही होगी या फिर इस चैप्टर में जो भी घटना घटित हो रही होगी, क्या बालकृष्ण भट्ट के आसपास ही हो रही होगी? तो ऐसा नहीं है ना। तो देखो इनको लिखा है श्रीनिवास दास जी ने, ठीक है। किसने लिखा है? श्रीनिवास दास जी ने। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो श्रीनिवास दास जी के बारे में चर्चा करी गई है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप एक बार चैप्टर को पढ़ो अच्छी तरीके से समझो, ये आपका एक निबंध है, तो अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर संयोगिता स्वयंवर की जगह अगर आपका रहता है भैया कि तुम मुझे बताओ दमयंती स्वयंवर किनका है, तो वो चीज़ बालकृष्ण भट्ट का होता है, ठीक है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करना चाहेंगे। कौन सा काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बातचीत, 100 जान 100 जान, ठीक है, सद्भाव का अभाव, या फिर जीवन झरना। तो जीवन जो झरना है वो इनका नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म परिवार, या फिर आराध्य देव। तो रेल का विकट खेल जो है ना वो किनका है?
हमेशा याद रखना बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था? तीरथ प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर प्राच्यजीव का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था? तो हमेशा याद रखना हिंदी प्रदीप का, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत किस प्रकार का रचना है? लो भैया, निबंध है, बिना देखे टिक करोगे तुम लोग तो आंख मूंद के बताने लायक बन चुके हो तुम, ठीक। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर कि भैया रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी? तो भैया याद रखना फ्राइडे के मुख से। किनके मुख से? फ्राइडे के मुख से। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भैया बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ठीक है, जो बातचीत शीर्षक है उसके निबंधकार कौन है? तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट है। अरे यार, इसका आंसर मैंने बताया, लिटरली यार मैंने बताया भाई। इसका जवाब तो तुम्हें बताना चाहिए था, या फिर तुम भी शर्म कर रहे हो भैया? क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हो? क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो? आपने बताया, मेरे दिमाग में एक बार में घुस गया, ठीक है। ओके ठीक है, अब मुझे ही शर्म आ रही भाई, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ऐसे इजी क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया इतनी बार कि भाई तुम तो बोल नहीं सकते, फिर मैं कहाँ से बोलूँगा, समझ रहे हो। तो भैया बातचीत पाठ के द्वारा बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस चैप्टर के अंदर आपको ओवरऑल बताई गई है यही चीज़ कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है, बातचीत करने की जो शैली होती है वो क्या होती है। तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हमें बातचीत करने की शैली को बतलाया गया है। बालकृष्ण भट्ट जी ने इसके बारे में डिस्क्राइब करा है, एक्सप्लेन करा है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भैया बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को श्रेणी में रखा है। तो याद रखना भैया रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ना चाहेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अब इसका जवाब क्या मैं बताऊं भैया? सतना मध्य प्रदेश। भाई उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो मध्य प्रदेश उतना दूर तुम जाओ ही मत। हिमाचल प्रदेश तुम भी भाई उतना दूर मत जाओ। उत्तर प्रदेश। अब बात रहा, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है हमारे पास इलाहाबाद और दूसरा है अयोध्या। अब भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना इनका जो जन्म हुआ था, भैया याद रखने वाली क्या बात है यार, आपने तो मुझे बता रखी कि इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो भाई टिक करो ना, क्या सोच रहे हो? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखो एक क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी करा चुका है, ठीक है, और आई थिंक मैंने 10 नंबर क्वेश्चन में कराया इस चीज़ को। 10 नंबर क्वेश्चन किधर गई? 10 नंबर नहीं, 9 नंबर में कराया था मैंने, ठीक है, कि भैया जो मासिक पत्रिका इनका निकलता था वो उसका जो नाम होता था वो होता था हिंदी प्रदीप। क्या होता था? हिंदी प्रदीप। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि भैया बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हमेशा याद रखना हिंदी प्रदीप का, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेयर केस में क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं चाहूँगा कि भैया अगर हर एक क्वेश्चन का जवाब अगर मैं आपको बताते चलूँ तो भाई आपकी क्या फ़ायदा? फिर वीडियो देख रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को याद कर रहे हो, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, इट इज़ गुड। बट एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप सभी ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से मैंने प्रॉपर ईमानदारी के साथ एग्जैक्ट टाइम पे मैं चीज़ों को करा रहा हूँ, क्लासेज को करा रहा हूँ, प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और आप सभी के लिए इतना ज़्यादा कोशिश, आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि भैया हर बार नए नए चीज़ें लाई जाए, जिससे स्टूडेंट जो है ना उनकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो भैया आप सभी भी एक काम करो, प्रॉपर ईमानदारी के साथ, प्रॉपर ऑनेस्टली के साथ इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में दोगे, गलत या फिर सही, या फिर यूँ कह लो गूगल कर लो, कहीं से भी कर लो भाई, चैट जीपीटी कर लो, काफ़ी सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप सभी को इसका जो आंसर है वो आपको सेकंड में ही मिल जाएंगे। तो इसका जवाब आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, और ज़रूर बताना। कोई भी बच्चा इग्नोर मत करना कि अरे भैया भैया का बोलना तो काम है, इनको रहने देते हैं, बाकी बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके तो कर देना इसका जवाब आप सभी कमेंट में मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो भैया पद्मावती की बात करी जाए ना फिलहाल, तो ऑप्शन नंबर ए में है पद्मावती। और पद्मावती मैंने आपको क्लियर करा था स्टार्टिंग में ही कि देखो जी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस जो है ना वो कृति है, ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे। पद्मावती तो बालकृष्ण भट्ट जी की है ही, वेणी श्रृंगार भी है, मेघनाथ वध भी है, तो भैया मेघदूतम जो है वो इनकी नहीं है।
हैं, तो दैट इज रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग इन द सेंस कि भैया बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे तो राइट आंसर ही होगी, तो सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19 नंबर कि कौन सा उपन्यास, ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100,100 जानना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जब नायक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, सॉरी नायक नहीं यार, नाट्य है, ठीक है, तो कोई भी नाट्य इन द सेंस की नाटक, ठीक है, तो कोई भी नाटक के जो स्टार्टिंग में होने वाली पाठ होती है, मंगल पाठ होती है, उसे हम लोग जानते हैं भैया नांदी पाठ के नाम से, क्या होती है, नांदी पाठ के नाम से जानते हैं, जो कि कोई भी नाट्य को स्टार्ट करने से पहले का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, तो बी वाला ऑप्शन सही कहता है आप सभी के सामने, ठीक। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है, और काफ़ी इनफ था अगर मोस्ट क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, और ये सब जितने सारे भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, सारे पेपर क्वेश्चन थे, बार बार ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट होते थे, तो भैया मैं जो भी क्वेश्चन को लाता हूँ तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा तो समझ लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा जो रिसर्च है ना जो मेरे से बन पाए वो मैं कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज के स्टूडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है उसने कहा था, बेसिकली मैं गदखंड की बात कर रहा हूँ, और आई थिंक कल काव्यखंड का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है भैया कड़बक, उसको देखने वाले हैं, एक बार प्रॉपर आप सभी शेड्यूल को विजिट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या शाम 7 बजे आज हम लोग आई थिंक मिलने वाले हैं, आई थिंक क्या भाई मिलेंगे यार, ठीक है, तो मिलेंगे शाम 7 बजे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, उसी तरीके से उसको भी कवर करेंगे, उसके जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसके जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसके बारे में समझेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, और उसके भी जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन्हें भी देखने वाले हैं, और हिंदी मीडियम वाले उनके लिए भी है, और हिंदी मीडियम वाले सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक जुड़ने के लिए, और इस सीरीज स्टार्ट हो चुका है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर हमारे चैनल पर एक्टिव रहो, जुड़े रहो, ठीक है, और मिलते जल्दी कि नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप सभी, एंड दोस्तों में भी शेयर कर देना, और उनको भी बता दो इस सीरीज़ के बारे में, सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करते चले, चीज़ों को रिकॉल करते चले, चीज़ों का रिवाइज करते चले, समझ रहे हो, और साथ में पढ़ाई तो अपनी बनती है। ओके, एंड साथ में चाहे सब्सक्राइब कर देना आप सभी, एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि सबको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। आगे मिलते जल्दी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों, वंदे मातरम। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था, इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया 25 जून से हमने स्टार्ट करा है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें से ये हमारी 3rd वीडियो होने वाली है, खासकर बात करी जाए हिंदी की तो, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी का गदखंड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बातचीत, उसे हमने कवर करा था काफ़ी अच्छी तरीके से। देखो शेड्यूल जो है ना वो हमारा इस तरीके से फिक्स किया गया है कि भैया आज मान लो हिंदी का गदखंड का चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो कल के क्लास में हम लोग पदखंड आई मीन के काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप एक बार मेरा कम्युनिटी टैब विजिट कर सकते हो जाके, वहां पे मैंने 7 डेज का रूटीन डाल रखा है कि भैया किस टाइम पे कब कब कौन सी हमारी क्लासेस होने वाली है, और पार्टिकुलर वहां पे हमने चैप्टर को भी मेंशन कर रखा है कि हाँ भैया इस दिन इस टाइम पे हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूटीन अगर चली जाए तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं उसने कहा था चैप्टर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले मैं आप सभी को क्लियर कराता हूं चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो जी कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो कवि होते हैं हमारे, जो राइटर होते हैं, उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है आपके बुक में, राइट। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका निवास स्थान कहाँ है, समझ रहे हो, और भी काफी सारी चीजें, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। तो ये सब सारी चीजें बेसिक चीजें, भाई मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको हर एक कवि के बारे में जाननी चाहिए और जानना रिक्वायर्ड है ही, बिकॉज मैं बोलता हूँ कि आपके हिंदी के अंदर गदखंड और पदखंड दोनों को अगर ऐड करी जाए तो दोनों के अंदर जितने सारे भी आपके चैप्टर्स बनते हैं, ठीक है, उनमें से केवल अगर आप स्टोरी को नहीं पढ़ते हो, यानी कि अंदर कहानी में जो भी चीजें हो रही, अगर उन्हें कुछ टाइम के लिए साइड करते हो और केवल कवि के बारे में तुम अच्छी तरीके से समझ लेते हो कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी प्रमुख फेमस कृतियां कौन कौन सी है, ठीक है, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, इनका निवास स्थान कहाँ था, तो भाई इतनी सारी चीजें अगर तुम याद कर लेते हो केवल कवि के बारे में, तो मैं लिटरली बता रहा हूं भाई 20 से 25 नंबर जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का है ना वो यहीं से क्लियर हो जाने वाला है। बिकॉज एक बार आप ऑफिशियल जो भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उसे एक बार उठा के देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि काफी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं
जो कि आपके कवि के बारे में ही पूछे जाते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल जो भी होती है, समझ रहे हो। तो इस ऐसे कंडीशन में भाई कवि के बारे में पढ़ना काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करेंगे ही, साथ में और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कवि के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ओके सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तक के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मेंशन करा है, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे थे कि भैया पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता। तो इसका पीडीएफ मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे चैनल के रिगार्डिंग, कुछ इस तरीके के कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ, कुछ आप एडवाइस देना चाहते हो, कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो भैया मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे, वहाँ पे मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके अगर बात करी जाए सबसे पहले कि भैया हमारे रचनाकर कौन है, भैया रचनाकर को मैंने किधर भेज दिया, रचनाकर 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 यहाँ पे आ गया भैया। जो उसने कहा था हम लोग जो देख रहे हैं वो एक कहानी है। क्या है जी? एक कहानी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखो साहित्यिक विधा क्या है, ये जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हो उसने कहा था ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है, जो कि किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भैया इनके जो रचनाकर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चीज़ें सीरियल में नहीं हो पाई है, मैंने सोचा था लेकिन वो हो सके मेरे ध्यान से हट गया हो। मैं चाह रहा था ना कि ये जो रचनाकर है वो टॉप पे आ जाए, ठीक है, और साहित्यिक विधा तो अपना टॉप पे है ही। तो समझ गया, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होती। जनरली आपने समझ लिया कि भैया ये जो कहानी है, ये जो उसने कहा था चैप्टर है वो क्या है, कहानी है। जिसके रचनाकर कौन है, जिसके राइटर कौन है, तो आपको पता चल गया कि जिसके राइटर है भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ही काफ़ी कुछ हम लोग समझने वाले हैं। जैसे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1883 को, ठीक है, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जो जन्म है ना वो हुआ था, ठीक है। निधन की बात करी जाए तो इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ओके तो आप सभी ध्यान में रखोगे। निवास स्थान की बात कर ली जाए तो इनका जो निवास स्थान था वो था भैया जयपुर राजस्थान। ओके जयपुर राजस्थान। पिता का नाम की अगर बात करी जाए तो इनके जो पिता थे उनका नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। तो ये तो होगा भाई जनरली कुछ नॉलेज बेसिकली कवि के बारे में, जो कि आपको ध्यान में रखना है, याद कर लो। जन्म कब हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका निवास स्थान कहाँ था, और खासकर इनके पिता का क्या नाम था। ओके आइए हम लोग स्क्रॉल करते हैं एंड कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो साहित्यिक विधा है, ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, इसकी जो विधा है वो एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार या फिर काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भैया तुम मुझे ये बताओ कि उसने कहा था जो चैप्टर है वो क्या है, कहानी है, निबंध है, काव्य है, क्या है। तो भैया आपको टिक करना पड़ेगा, जो उसने कहा था कहानी है, सॉरी उसने कहा था जो चैप्टर है वो आपका एक कहानी है। ओके आइए हम लोग और भी चीज़ों को समझते हैं। तो ये प्रस्तुत कहानी हिंदी विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे भैया ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि भैया मील के पत्थर, ठीक है, मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको टिक करना होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो उसने कहा था कहानी है उसे मील का पत्थर माना जाता है। ऑलराइट। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, ठीक है। एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे, ठीक है, जिनका नाम था विमल राय। उन्होंने इस कहानी पे एक अपनी मूवी तक बनाई है, समझ रहे हो। एक बार यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, उसने कहा था, ठीक है, आपको वो मूवी जरूर देखने मिलेगी। और ऑलरेडी मैंने देख रखा है। अगर आपने नहीं देख रखा, देखो मैं बोलूँगा भैया चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लो, ये जो कहानी है ना उसे अच्छी तरीके से डीप में पढ़ लो, समझने की पूरी कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ जाती है भाई इट इज़ गुड। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप एक बार उस मूवी को देख लो, बिकॉज भाई मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई है, मतलब मूवी में जो भी चीज़ें होती है वो विजुअल रहती है। यानी कि तुम कहानी में क्या करते हो, बुक में क्या करते हो, पैराग्राफ आपका लिखा हुआ होता है, आप उसे रीड करते हो और आप अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करते हो, राइट, कि इस तरीके से युद्ध हुआ होगा, इस तरीके से लहना सिंह मरे होंगे, मतलब मैं कहानी की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही अगर आप मूवी में देखोगे ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ विजुअली होती है, वहाँ पे चीज़ें दिखाई गई होती है, किस तरीके से कौन इंसान मर रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से युद्ध हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखी गई चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो अगर आपको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया हो, फिर भी आप एक बार मूवी देख लेना, भाई जीवन भर नहीं भूल पाओगे चीज़ों को, समझ रहे हो। तो दिस इज़ माई सजेशन, बट आपकी मर्जी। और आपकी मर्जी क्या भाई, हमारी मर्जी चलेगी, करोगे, देखना है आप सभी को, ठीक है, सबको देखना है वीडियो। ओके मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ। ओके
अब रचनाकार की तो हमने बात कर ली भैया, रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। बात कर रहा है भैया, मतलब बताई जा रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कि 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ओके, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। ओके, कौन कौन से भाषाओं के? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी है। गुलेरी जी की जो टोटल कहानियां हैं 3 लिखी गई है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में वो अमर हो गए। देखो, गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? 3 ही कहानियां, जिसमें से एक अभी आप पढ़ रहे हो उसने कहा था, ठीक है। बाकी की 2 और कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से एक आपका सुखमय जीवन और एक आपका बुद्धू का कांटा है। तो भैया उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन अभी के टाइम में अभी आप इतना ध्यान रखो कि इन्होंने केवल और केवल 3 ही कहानियां लिखी थी। मैं केवल कहानियां की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने टोटल 3 कहानियां लिखी थी और भैया इन तीनों कहानियां, मतलब इन 3 कहानी के बल पे ही इन्होंने अपना हिंदी जगत में काफी अच्छा नाम बनाया, काफी अच्छा नाम कमाया। ओके, अब बात कर लेते हैं भैया इनकी कृतियां, जो क्या वेट कर रहे हो, क्योंकि कृतियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि भैया ये जो रचना है, ये जो कृति है वो किस कवि की है। आपके सामने ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि हाँ भैया इसके जो राइट कवि हैं वो कौन है, समझ रहे हो। या फिर कभी कभी हो जाता है ना कि कवि का नाम मेंशन कर दिया रहेगा क्वेश्चन में। बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि हाँ भैया किस कवि ने किस चीज़ को लिखा है। ओके, बाकी बात करते हैं संपादन की। तो काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, किसने? भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ओके, अब बात करी जाए कहानी। तो अभी आपने ऊपर देखा कि जो गुलेरी जी थे हमारे, उन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी है, ठीक है। कितने कहानियां? 3 कहानियां लिखी है। तो कहानियां की बात कर ली जाए तो इनके 3 कहानियां कौन कौन से हैं? तो एक तो अभी आप देख रहे हो उसने कहा था, और एक चीज़ ध्यान देना कि भैया ये जो कहानी है वो 1915 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 1915 ईस्वी में ये जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। ओके, उसके बाद सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन एक कहानी है, और एक बुद्धू का कांटा है, और एक उसने कहा था। ये 3 कहानी ऐसी है, ठीक है, 3 कहानी ऐसी है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, ठीक है। और टोटल इनकी 3 ही कहानियां थी, ध्यान रखोगे आप सभी। निबंध की बात कर ली जाए तो प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध, कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की, तिपरारी, देवाना पेय, ये सब निबंध थे इनके। किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑलमोस्ट हमने कवि के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली है कि भैया इनका जन्म कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, इनके पिता कौन थे, इनका निवास स्थान कहाँ था, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी विधा क्या है, निबंध है या फिर कहानी है, क्या है। तो हमने पता चला भैया एक कहानी है। ओके, और भी काफ़ी सारे इस कहानी के बारे में समझा कि भैया इस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। विमल राय ने इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनाई थी, इसके रचनाकार कौन है। और भैया कवि के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने समझा और उनकी रचनाएं भी देखी, और एक संपादन पत्रिका, जो कि पत्रिका का संपादन करते थे, जिसका नाम है काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका, इसका संपादन करते थे। तो काफ़ी चीज़ें, ऑलमोस्ट चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। और अगर कवि के बारे में आती है चीज़ें तो भैया हम लोग ईजिली क्लियर कर सकते हैं, हमने इतना पढ़ लिया अभी तक। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन की ओर, ठीक है। और भैया बिना किसी देरी के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारे दिल तक एक इन्फॉर्मेशन आए कि हाँ पवन, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो और स्टूडेंट उसे पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका कॉन्टेंट। तो और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा हेल्पफुल कॉन्टेंट लाने की, और आप सभी के लिए जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप सभी का जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सको आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ओके, सो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट में जय माता सरस्वती लिख दीजिए, और सरस्वती माता का नाम लेके आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भैया मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ ना, बार बार यही चीज़ आ रही। मैं पिंक कर लूँ क्या? पिंक 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 पिंक। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी। चलो ठीक है, बट गुड नहीं लग रही यार मेरे को। मैं कौन सा कर लूँ यार मैं? चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, बट इट इज़ गुड। उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जो कहानीकार हैं, उन्होंने किस शहर के बारे में चित्रण किया है। तो भैया अमृतसर के बारे में। किसके बारे में? अमृतसर के बारे में। तो आप सभी के सामने ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि कहानी में लहना सिंह किस गांव का रहने वाला है? किस यहाँ पे छूट चुका है।
लेकिन मैंने कवर कर दिया, क्लियर कर दिया। तो कहानी में लहना सिंह जो है वो किस गांव का रहने वाला है? आपके सामने ऑप्शन है मगर, मांझी, कटरा या फिर तेलघरिया। ऐसे भाई गांव के नाम है, समझ रहे हो, मतलब अजीब से थोड़े, बट कोई नहीं। यहाँ पे चीज़ों को तुम मुझे बताओ कि जो कहानी में लहना सिंह है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा तो भाई तुम इजीली बता दोगे, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहानी में लहना सिंह है वो मांझे गांव का रहने वाला है। कौन से गांव का? मांझे गांव का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि भैया उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था? ओहदे इन द सेंस कि भैया पद पर, ठीक है, किस पद पर था? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लहना सिंह था वो था भैया जामादार के पद पे। किसके पद पे? जामादार के पद पे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि नायक लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये जो कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था, इसका जो नायक है ना वो लहना सिंह है, जैसा कि आपको क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो भैया नायक लहना सिंह को क्यों बनाया गया? बिकॉज ये जो कहानी है, इस कहानी में जो भी घटना घटित हो रही है वो लहना सिंह के आसपास ही घटित हो रही है, समझ रहे हो, यानी कि लहना सिंह के बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कहानी का जो नायक है वो हमारा लहना सिंह ही है, ठीक है। ओके, नायक लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसके गोद में हुई थी? वो हुई थी वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और करा जाता है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कहने का मतलब एक हंसी मजाकिया टाइप का इंसान होता है, जो कि आपका वजीरा सिंह ही था, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह ही था आपका। इस चीज़ भी आप याद रखोगे एक्स्ट्रा में। ओके, कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? लो भैया, अभी मैंने जस्ट बताया और भगवान ने हम सबकी सुन ली। भगवान ने बोला कि भाई तुम अभी बता रहे हो, स्टूडेंट को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन एक क्वेश्चन के तहत तुम इसे क्लियर कर दो अच्छी तरीके से। मैंने बोला बिल्कुल भाई। तो क्वेश्चन वही है कि कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वही जो हंसी मजाकिया टाइप का इंसान होता है वो था भैया हमारा वजीरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या फिर जगधारी सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनका जो पुत्र था उनका नाम था भैया बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर थाला फॉर अ रीजन। भैया क्रिकेट फैन समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओके, बट कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, उसने कहा था, कहानी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो हमारे भारतीय सिपाही थे, जो हमारे भारतीय सिपाहियों थे, ठीक है, उनका जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ, ठीक है। और भाई ये रियल हीरो है यार हमारे देश के, समझ रहे हो, सब जितने सारे भी मूवी देखते हो या फिर जितने सारे भी गाने सुनते हो भाई, वो सब हमारे रियल हीरो नहीं है, वो सब हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। हमारी जो रोल मॉडल है वो हमारी इंडियन आर्मी है। तो उनके लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख के जाना आप सभी, ठीक है। तो ये जो भारतीय सिपाही थे, हमारे सिपाहियों, भाई सिपाही मैं बार बार बोल दे रहा, ठीक है। तो ये भारतीय सिपाहियों थे, ठीक है, उनके लिए एक बार दिल से सॉल्यूट यार, ठीक है, ओके। जय हिंद नीचे कमेंट में आप सभी जरूर करना। और यही हमारे देश के असल हीरो हैं, इन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, समझ रहे हो, इन्हीं के कारण मैं आप सभी के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ, आप तक ये वीडियो पहुँच पा रही है और आप सब बिल्कुल बिना किसी डर भय के आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई दिल से सॉल्यूट बनता है यार। वहाँ पे मतलब भाई हम लोग तो फुल एसी में सो रहे होता है ना, हम लोग फुल कूलर चला के, पंखा चला के मस्त सो रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, पढ़ कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं इस गर्मी में भाई? तपते होते हैं, समझ रहे हो। वहाँ पे किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। तो भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि एक बार कमेंट में उनके लिए जय हिंद जरूर लिख के जाना, ठीक है, ओके। बाकी 8 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं मूव करना चाहूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन सिपाही लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन सिपाही लेफ्टन को, ये भैया बेसिकली नकली जर्मन था, ठीक है, जिसको किसने मार गिराया? याद रखना, लहना सिंह ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भैया जमादार सिख राइफल लहना सिंह का जो नंबर था वो हमेशा याद रखना 77। जो भी धोनी के फैन है उनके लिए तो भाई उतना याद करना टफ नहीं होगा, बिकॉज धोनी का भी जर्सी नंबर हमारा साथी था, ठीक है। एंड 7 एक और लगा देना, 7-7। वैसे तो शुभमन गिल का शायद, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्रिकेट की दुनिया में चला जा रहा, बट कोई नहीं, ठीक है। अगर आप क्रिकेट देखते हो, खासकर लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगी चीज़ों को याद करना, तो शुभमन गिल का जर्सी नंबर याद कर लेना आप, 7-7 है उसका, ठीक है। तो जमादार सिख राइफल लहना सिंह का जो नंबर था वो था 7-7। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भैया सरकार के द्वारा सूबेदार को जो ज़मीन दी गई थी, जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जो सूबेदार को जो ज़मीन दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? याद रखना, लायलपुर में दी गई थी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ठीक है,
हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में। अगर मैं ऊपर जाना चाहूँ तो आपको दिखेगा कि भैया इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान के अंदर। तो इसका जवाब आप सभी ने मुझे बता दिया होगा, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो याद रखना, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि काव्य सुखमय जीवन किन की रचना है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, एक काव्य नहीं है, एक कहानी है। अभी आपने देखा कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने टोटल कितनी कहानियां लिखी हैं जी, 3 कहानियां, जिसमें से एक आपका सुखमय जीवन हो गया, एक जो अभी पढ़ रहे हो उसने कहा था हो गया, और एक बुद्धू का काटा है। ओके, तो सुखमय जीवन क्या है, कहानी है, यहाँ पे काव्य लिखा है दरअसल, लेकिन नहीं, ये कहानी है। तो कहानी सुखमय जीवन किन की रचना है, तो अभी आपने देखा भाई किन की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी ने एक निबंध को लिखा है, एक ललित निबंध है उनका, जिसका नाम है बातचीत। जिस चैप्टर के अंदर उन्होंने बातचीत करने की जो शैली होती है, बातचीत करने का जो तरीका होता है, उन्होंने बताया उसके अंदर। तो उस चैप्टर का भी सॉल्यूशन हमने प्रॉपर ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ रिसेंट की वीडियो हमारी चेक करो, आपको बातचीत का पे मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लो, बिकॉज आधा अधूरा करोगे ना इसका समझ में आएगा ना उसका समझ में आएगा, समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया था। कब बताया था भैया, मुझे ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, चलो मैं आपको कंफर्म कर ही देता हूँ। देखो यहीं पे मैंने बताया था आपको कि भैया जो उसने कहा था कहानी है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसको आप सभी याद रखोगे, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जी हाँ बोला था ना। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, आप सभी याद रखोगे भैया 1915 ईस्वी में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भैया कछुआ धर्म किन की कृति है। काव्य भाई, आगे काव्य, काव्य नहीं यार, ये आपकी निबंध है, ठीक है, ये आपका क्या है, निबंध है, जिसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ओके, इस निबंध को किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो कछुआ धर्म जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी कृति है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है यार। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 110% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है। याद रखना इसके भी लेखक, एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और शायद ऊपर में मैंने ये नहीं डाल रखा था ना पुरानी हिंदी, ठीक है, एक मिनट में चेक करना चाहूँगा। पुरानी हिंदी कहीं पे भी मेंशन किया गया है, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, नहीं भैया पुरानी हिंदी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप सभी याद रखोगे कि जो पुरानी हिंदी है ना, ये भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की काफ़ी फेमस रचना है, ठीक है। तो याद रखोगे आप सभी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि इनमें से कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा लिखित नहीं है। ओके, तो भैया बात करते हैं देवान प्रिया। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, अभी तक मैंने आपको बिल्कुल भी कोई भी होमवर्क के तौर पे कोई भी क्वेश्चन को प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है। और अगर मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं खुद देता चलूँ तो आई थिंक मेरे लिए तो सही रहेगा, मेरे लिए क्या ही सही रहेगा, वो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो चीज़ें रिकॉल हो जाती है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, समझ लो। अगर मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता चलूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन का आप भी जवाब दो, राइट, कुछ क्वेश्चन का आप भी जवाब दो, करना कुछ नहीं है भाई। मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा या फिर पीछे वीडियो को पीछे कर लो और जो टॉप पे मैंने चीज़ें दिखाई थी, ठीक है, तो वहाँ से मिला लो कौन सी कृति इनकी है, कौन सी कृति इनकी नहीं है, समझ लो। तो भाई खुद से भी कुछ करना कोशिश करो। और मैं हर एक वीडियो में अपने मेरे जितने सारे भी वीडियोज़ हैं उसमें से मैं बोलता हूँ 95% मेरी ऐसी वीडियोज़ होगी जिसके अंदर मैंने आप सभी को 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे एज अ होमवर्क मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है, ठीक है। ओके, तो इसका जवाब आप सभी को नीचे मुझे कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि भैया जो कहानी है उसमें एक कुड़माई शब्द का यूज़ करा गया है, कुड़माई वर्ड है, और बोला जाता है इस तरीके से, जो लहना सिंह है वो एक लड़की को बोलता है, आई मीन सूबेदारनी होती है। कहानी पढ़ोगे भाई आपको इजिली आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसे बोलता है क्या तेरी कुड़माई हो गई। अब दैट मीन्स की कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर जी कि उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था, ठीक है। तो अभी उस टाइम पहले हमने क्लियर करा कि जो सूबेदार हजारा सिंह था उसके पुत्र का नाम था बोधा, समझ रहे हो। तो उसने कहा था कहानी में जो आपका बोधा है वो भैया सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है, बेटा है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। देखो भैया जूठन तो है नहीं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, जो कि आगे चल के हमें बिल्कुल जरूर पढ़ना है, इसका भी क्लासेस हम लोग करेंगे आगे चल के। रोज इनका है नहीं, रोज भी आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक चौथा या फिर 5वां चैप्टर है। सीरीज की बात करी जाए तो उदय नारायण जी ने इसको लिखा है, इसको भी भैया आगे चल के हमें पढ़ना है। तो फिलहाल अगर बात करी जाए, हमें तो पता है ना भाई कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था यार सी वाला बी नहीं भाई, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ओके,
20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कफन। देखो ये तीनों के तीनों उनकी ही कहानी है, जो तीनों है ना वो उनकी ही कहानी है। सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था, ये तीनों की तीनों कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। बट ये जो कफन है ना वो इनकी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो कुछ कोशिश मैं करूंगा कि आप सभी का एक मिनी टेस्ट में लूँ आप सभी का अभी के अभी इस वीडियो में। अभी तो मुझे ये बताओ कि ये तो हमें पता चल गया भैया ये तीन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। इसी बात पे तुम मुझे ये बता दो कि जो उसने कहा था कहानी है वो भैया कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो भैया याद रखना ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैंने आपको टाइम दिया, अगर आपने बिल्कुल बता पाया हो, अगर आप खुद से सेटिस्फाई हो गए हो तो भाई बहुत बढ़िया। अगर नहीं बता पाए तो मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, याद कर लो ये जो कहानी है वो 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अच्छा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का तो मुझे नाम बताओ, ठीक है? पिता का क्या नाम था? पिता का नाम बताओ मुझे, पिता का नाम बताओ, बताओ भाई। पंडित शिवराम, हमेशा याद रखना इनके जो पिता थे उनका नाम था पंडित शिवराम। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया बट लिखा मैंने वही है, बट इनके कारण वो चीज़ें हो जाती हैं, समझ रहे हो? तो पंडित शिवराम इनका नाम था। अच्छा इन्होंने टोटल ओवरऑल कितनी कहानियाँ लिखी थी? हाउ मच, कितना कहानियाँ इन्होंने लिखा था? कितना? 3? बहुत सही, 3। ये 3 आपके सामने ही है भाई। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर जी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी गुलेर नाम के निवासी थे, ठीक है? अच्छा ऐसा हमने चीज़ें देखा है भाई, मोस्टली मैं नहीं बोल सकता, कुछ ऐसे चैप्टर हैं भाई जो कवि है ना उनका जो नाम पड़ा है वो भैया वो जहाँ पे निवास करते थे ना उसी के आधार पे उनका नाम पड़ गया। जैसे कल हमने पढ़ा था कड़बक चैप्टर, जिसके राइटर थे कौन थे भैया? मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब उन्होंने कहाँ पैदा लिया? जायस नामक गांव के अंदर, ठीक है, जो कि कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जायस में उन्होंने जन्म लिया, जायस के वो निवासी थे, तो इसके कारण उनका नाम पड़ गया जायसी। सेम वही चीज़ इनके साथ भी हुआ है क्या भैया? गुलेर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और गुलेर नामक गांव के कारण इनका नाम पड़ गया गुलेरी, समझ रहे हो? तो भाई जायसी गुलेरी मतलब गांव के नाम पे ही भाई किसी का भी नाम रख दो। तो उस हिसाब से भाई हमारे गांव का नाम तो फिर अजीब है, फिर मेरा नाम क्या होता? कोई नहीं, ऐसे पहले की चीज़ें होती थी। तो गुलेर, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, एंड दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उन्होंने बता दीजिए हाँ भैया यहाँ पे से स्टार्ट हो रखा है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का, तो प्लीज़ आप सभी भी ज्वाइन करो। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? लो भैया इसका जवाब तो हमने देख रखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? अब तक का सबसे अलग क्वेश्चन, किस युग की बात करी जाए? टिक करना, भारतेंदु युग का, ठीक है? भारतेंदु युग के का थे कहानीकार थे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि भैया उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये जो उसने कहा था कहानी है वो कितने भागों में विभक्त है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहानी ना तो 2 भागों में विभक्त है, ना 3 भागों में, ना 4 भागों में, 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। भैया मज़ेदार कहानी यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4, अच्छा सही तरीके से मैं कर दूँ ना, हाँ एक ट्री बना देता हूँ मैं। 5 भागों में कहानी विभक्त है कुछ इस तरीके से। ओके, अब भैया थोड़ा तुम मीड में आ जा भाई। इस तरीके से ये जो कहानी है वो 5 भागों में विभक्त है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में कि इन 5 कहानी में ये 5 भागों में विभक्त है और इस 5 भागों में क्या क्या दृश्य हमें देखने को मिलेगा। भैया पहला जो दृश्य है ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, बिकॉज इसमें प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हुई हैं, समझ रहे हो? तेरी कुड़माई हो गई, लैना संग पूछता है सुबेदारनी से, वो बोलती है क्या दात, मतलब कहानी पढ़ो यार एक बार, मज़ा आएगा, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब भैया कहानी में तो मज़ा भी है, फुल इमोशनल भी है, युद्ध भी हुआ है, इंसान मरा भी है, तो भाई काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो पहला जो भाग है कहानी का, पहला जो पार्ट है उसके अंदर प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हुई है, समझ रहे हो? मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल थी। ओके, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो पार्ट है उसके अंदर युद्ध हुआ है। युद्ध किसके किसके बीच में? हमारे भारतीय सिपाहियों का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है जर्मनी के खिलाफ। तो भैया धुआंधार युद्ध हुआ है। तो इन तीनों पार्ट में, इन तीनों भाग में, यानी कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पार्ट में आपको क्या पढ़ने मिलेगा? युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई होगी, ठीक है? किस तरीके से युद्ध हुआ, किस तरीके से लहना सिंह ने नकली जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया, तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने मिलेगी। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में। अब भैया 5वां पार्ट में क्या होता है? बलिदान देता है लहना सिंह, ठीक है? लहना सिंह की डेथ हो जाती है वजीरा सिंह के गोद में, और वो वादा वचन, थोड़ी बहुत इमोशनल सी जो चीज़ें होती है ना, तो वो होती है।
तो पांचवा पार्ट में इमोशनल स्टार्टिंग से आपका देखो मज़ा स्टार्ट होगा भाई, पहला में प्यार मोहब्बत है, लो आपको भी मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, युद्ध भी होगा वो भी अच्छा लगेगा, लास्ट में इमोशनल हो जाओगे कहानी को पढ़ के, समझ रहे हो। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं बोलूँगा भाई एक बार जरूर उस मूवी को देखना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको वो मूवी नहीं बनती है तो मैं आपको लिंक जो है ना उस मूवी का नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कर लेना। तो बात करते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखना 5 भागों में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। देखो ऊपर में हमने देखा भैया कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आई थिंक ये आखिरी प्रश्न था हमारा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 गदखंड का, और कल तो नहीं होगी, कल कड़बक का चैप्टर नंबर 2 होगा। तो इस तरीके से मैंने सेट डोल डिजाइन करा है कि भैया एक दिन आपका गदखंड चलेगा तो एक दिन आपका काव्यखंड चलेगा। और मैं बोलूँगा बार बार कि भैया मेरी कम्युनिटी टैब में विजिट करो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हो, तो भैया आप जाके कम्युनिटी टैब को एक बार जरूर अच्छी तरीके से विजिट करना, ठीक है। वहाँ पे मैंने 7 डेज़ के रूटीन को डाल रखा है, किस तरीके से कब कब कौन से चैप्टर की क्लासेस होती है। तो वहाँ पे जाओ, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को आपसे भी एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और भैया मैं हूँ हैप्पी, आप भी हैप्पी रहो, ठीक है। बाकी मिलते चलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग दिस ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, आज के इस क्लास में क्लास 12th हिंदी गदखंड का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, राइट, जिसके जो रचनाकार हैं वो है भैया जय प्रकाश नारायण। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का क्या करने वाले हैं, प्रॉपर इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उस तक जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी तरीके आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भैया हमारी इस YouTube चैनल जिसका क्या नाम है जी, फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड, काफी प्यारा सा नाम है, ठीक है। इस YouTube चैनल पे भैया ऑलरेडी ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन सीरीज है वो स्टार्ट हो रखा है, और ये जो आप ये वीडियो देख पा रहे होगे, ठीक है, ये वीडियो भी भैया उसी सीरीज का पार्ट होने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स ए कि जो प्रॉपर शेड्यूल है हमारी किस जो हम लोग पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि भैया हम लोग ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी जो प्रॉपर शेड्यूल है कि किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, किस टाइम पे होगी, समझ रहे हो, किस सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर की होगी, तो हर एक शेड्यूल प्रॉपर टाइमिंग वाइज मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक रूटीन अपलोड करा है, जहां पे 7 डेज का आपको प्रॉपर शेड्यूल पता चल जाएगा। तो जाओ आप सभी एक बार मेरा कम्युनिटी टैब विजिट करो, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया लग जाने वाली है, खासकर इस सीरीज के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज है। ओके, सो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो भैया ये जो संपूर्ण क्रांति जो है ये एक मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक भाषण है, ठीक है, जिसे किसने दिया था, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। बाकी इस चैप्टर के बारे में आइए हम लोग कुछ और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में है, ठीक है, और इस चीज़ को जानना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर आप क्या करोगे, बिहार बोर्ड का जो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप उसे प्रॉपर विजिट करोगे तो भैया आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का कि भैया देखो आपकी जो भी स्टोरी होती है, जैसे फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो लिखा गया है हमारा क्या संपूर्ण क्रांति, राइट। तो संपूर्ण क्रांति जो हमारा एक ऐतिहासिक भाषण है, तो भाषण के अंदर जो चीज़ें इन्होंने बोली है, ठीक है, तो उसके बारे में तो डीप में तो चर्चाएं होगी होगी, और उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, उनसे भी काफी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को विजिट करोगे, क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि भैया चैप्टर तो तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन कवि के बारे में, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया ले लो, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, समझ रहे हो। और भी काफी सारी चीजें होती है जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम तो आपका वही है कि जयप्रकाश नारायण इनका नाम है। ओके, बचपन में पुकार का नाम बाउल, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका भी कुछ नाम होगा, अमन, पवन, शिवम, अनुराग, ठीक है, या फिर
जो भी हो एंड सो ऑन इस तरीके से। लेकिन क्या होता है ना कि भैया बचपन में जो पुकारा जाने वाला नाम होता है या फिर घर का नाम होता है वो कुछ अलग होता है, समझ रहे हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपका नाम है मोहन, ठीक है। अब घर में पता चले कि आपके जो पिताजी हैं, आपकी जो मम्मी है या फिर गांव के आसपास के लोग भी हैं, आपको पुकारते हो रामू नाम से, ठीक है, या फिर कुछ और नाम से, छोटू नाम से, या फिर काफ़ी सारे ऐसे होते हैं भाई। ये सब तो भाई ये सब सामाजिक चीज़ें हैं, समझ रहे हो। आपका नाम कुछ और है लेकिन एक पुकारू नाम कोई और होता है। तो उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण इनका नाम था, लेकिन इनका जो पुकारू नाम था, खासकर बचपन में जो पुकारा जाने वाला इनका नाम था वो था बाउल। और एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, तो आप सभी ध्यान में रखोगे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भैया 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि 1902 ईस्वी में जो इनका है वो जन्म हुआ था, किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। ओके, जन्म स्थान की बात कर ली जाए तो सिताब दियारा गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये जो सिताब दियारा गांव है बेसिकली सारण जिला में पड़ता है, जो कि आपका स्टेट बिहार के अंदर ही है, हमारे बिहार के अंदर ही है सारण जिला। ओके, तो सारण में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड है भाई इनके बारे में जानने के लिए। ओके, तो शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन की अगर बात कर ली जाए तो भैया 1920 ईस्वी में बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि भैया 1920 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने बीए, ठीक है, दैट मीन्स की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है उसे क्या करी, अधूरी छोड़ दी इन्होंने। ओके, 1922 में अमेरिका गए उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, मतलब हाईएस्ट एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक कहाँ पे चले गए जी, वो चले गए अमेरिका। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि भैया 1929 ईस्वी में वापस से भारत लौटते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे ना, स्टोरी को पढ़ोगे, दैट मीन्स सॉरी स्टोरी नहीं, भाषण है, ठीक है, तो भाषण को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भैया ये अमेरिका क्यों गए थे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख के आई, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, भारत लौटने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने क्या किया, भाग लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप डीप में पढ़ने चलोगे भाषण को तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक यात्रा के बारे में, ठीक है। तो भैया 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करा था, किन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने, याद रखोगे आप सभी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी कहने का मतलब कि भैया ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी के अंदर, ठीक है, तो इस आंदोलन में जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी भाग लिया था इस आंदोलन के अंदर। ओके, 11 अक्टूबर 1946 को जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, क्यों भैया, जेपी का क्या मतलब होगा भैया। देखो जेपी, अगर इनका पूरा नाम आपको पता है क्या है, जयप्रकाश नारायण, तो भैया जयप्रकाश नारायण जी को शॉर्ट में जेपी बोला जाता है। ओके, तो कहीं अगर आपको जेपी दिखे तो घबराना मत कि भैया जेपी नाम का कोई राइटर तो हमारे चैप्टर के अंदर था ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को ही शॉर्ट में जेपी बोला जाता है। जैसे हमने रिसेंट के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सूरदास का जो भी पद है, ठीक है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में उन्हें सूरदास नहीं बोला जाता, शूर 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 इस तरीके से करके बोला जा रहा था कि शूर का ए है, शूर का वो है, वो चीज़ क्या है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से शूर शूर लगा के आपसे क्वेश्चन करा जा रहा था। और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आगे चल के पढ़ोगे तुम, तुमुल कुलाहल कलह में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उनके जो राइटर हैं वो है भैया जयशंकर प्रसाद जी। अब उनका नाम पूरा नहीं लिया जाता है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें ये नहीं लिखा होता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन में रहेगा प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को, ठीक है। तो जेपी का मतलब क्या हुआ जी, जयप्रकाश नारायण हुआ। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जेपी आंदोलन की शुरुआत करी थी कब, तो 11 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, कुछ और भी चीज़ें जानते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन के बारे में इनका थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे इनकी जो पत्नी थी उनका जो नाम था वो था भैया प्रभावती देवी, पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, जिनका क्या नाम था, प्रभावती देवी। और प्रभावती को फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता प्राप्त थी, ठीक है, यानी कि जो इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी जिनका नाम था, तो उनको क्या क्या किस चीज़ की सदस्यता प्राप्त थी जी, तो फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी की। ओके, अब आइए जी इनके बारे में थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जैसे सम्मान और निधन के बारे में, ठीक है। तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। भारत रत्न इनको जो मिला था वो मिला था भैया 1998 ईस्वी को। अब भैया आप बोलोगे कि अरे यार इनका जो डेथ हुआ था वो तो 1979 ईस्वी में हो गया था, लेकिन 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न कैसे मिला, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, जब आप सोच रहे हो कि क्या मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला था, तो हाँ वैसा ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद में इन्हें क्या हुआ था, भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। ओके, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान इनको 1965 ईस्वी में मिला था। ओके, कुछ और चीज़ें जानते हैं, जैसे जुड़ाव, तो इनकी जो जुड़ाव थी बेसिकली, ठीक है, वो थी भैया इंक्लूसिवेशन ऑफ इंडिया पार्टी से।
दोस्तों साहित्यिक विषय की अगर बात कर ली जाए तो ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, ठीक है। एक ऐतिहासिक भाषण था आपका। देखो 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी ने एक भाषण डिलीवर करा था पटना के अंदर गांधी मैदान, ठीक है। पटना गांधी मैदान के अंदर इन्होंने क्या किया था जी, एक ऐतिहासिक भाषण को डिलीवर किया था। ओके, अब भैया उसी में से मतलब ये जो आपका भाषण था जो कि मैंने आपको बताया कि 5 जून 1974 को पटना में क्या किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया था जी, तो भाषण को डिलीवर करा था। तो भैया इसी भाषण का एक अंश है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ओके, तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। तो संपूर्ण क्रांति के रूप में ये जो ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, ठीक है, तो उसी का एक ऐतिहासिक अंश है आपका। ओके, संपूर्ण क्रांति स्वतंत्र प्रस्तुति के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अब भैया क्या करते थे ना, ये जनता के पक्ष में, ठीक है, जनता के पक्ष में क्या करते थे जी, लड़ते थे, मतलब विरोधियों से। ओके, तो जनता के पक्ष, तो ये जो जनता थे ना, तो ये जनता के रूप में प्रसिद्ध हो गए लोक नायक के नाम से। समझ रहे हो, लोक नायक के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। चलो जी, अगर आप सभी की अनुमति हो तो क्या मैं अब ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए इस ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर करके रख दिया है कि ये जो भैया संपूर्ण क्रांति का भाषण है इसको किसने दिया है जी। तो आप सभी को पता है कि भैया जयप्रकाश नारायण जी ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भैया संपूर्ण क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो जो संपूर्ण क्रांति है वो भैया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ऊपर में आप सभी ने देखा कि 1970, जी नहीं 1970 में नहीं, 72 में नहीं, 76 में भी नहीं, ये जो प्रारंभ हुई थी, ये जो स्टार्ट हुई थी वो भैया 1974 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ओके भैया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो आपका चला था, ठीक है, उसका जो मुख्य उद्देश्य था आप सभी ध्यान में देखना, समाज का परिवर्तन। क्या था, समाज का परिवर्तन। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो भैया आप सभी ने ऊपर में देखा, क्या दिल्ली से, नहीं जी। लखनऊ से, नहीं जी। पटना से, हाँ जी पटना से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पटना से, जो कि बिहार का हमारा राजधानी है, कैपिटल है। ओके, तो भैया सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता था। तो आपने यहाँ पे देखा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भैया दिखा दो स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आप सभी ने देख रखा था कि भैया अपनी जन पक्षधरता के लिए ये लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो इनको किस चीज़ का उपाधि मिला था, तो लोक नायक का। ओके, तो भैया हम लोग 5th क्वेश्चन में थे ना कि जयप्रकाश नारायण जी को किस चीज़ का उपाधि मिला था। तो यहाँ पे आप सभी क्लियर देख सकते हो कि जो भैया जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण है उन्हें भैया लोक नायक की उपाधि मिली थी। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जेपी आंदोलन किस सरकार के विरोध में था, ठीक है। ये जो जेपी आंदोलन चला था वो भैया किस सरकार के विरोध में था, ठीक है। भैया आपके सामने ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो जो आपका जेपी आंदोलन चला था वो याद रखना आप सभी इंदिरा गांधी के विरोध में चला था, इंदिरा गांधी की जो भी सरकार थी उसके विरोध में चला था। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था, किस वर्ग से, सॉरी वर्ष नहीं, वर्ष तो अगर आप बात करी जाए तो भैया क्या हो जाएगा 1974 ईस्वी, ठीक है। लेकिन किस वर्ग से शुरू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी ध्यान में रखना है, जो 7 है ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भैया छात्र वर्ग से शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि ना तो किसान, ना तो मजदूर, ना तो अधिकारी, ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन आपका शुरू हुआ था ये छात्र वर्ग से शुरू हुआ था। ओके, तो भैया सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर की संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी। आपके सामने ऑप्शन है हिंसक, आर्थिक, अहिंसात्मक या फिर सांस्कृतिक। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो संपूर्ण क्रांति थी वो थी भैया अहिंसात्मक क्रांति। ओके, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 110% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की क्रांति का क्या अर्थ होता है। क्रांति का जो अर्थ होता है वो होता है भैया परिवर्तन, ठीक है, ना कि विनाश, ना कि निर्माण और ना ही संघर्ष। ओके, तो परिवर्तन,
क्रांति का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। तो भैया बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि जेपी आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी? जो जेपी आंदोलन हुई थी उसकी जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी गांधी जी से। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि संपूर्ण क्रांति में संपूर्ण का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण क्रांति में संपूर्ण क्रांति है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें से क्रांति का मतलब परिवर्तन होता है, लेकिन संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि भैया हर क्षेत्र में क्रांति, यानी कि हर क्षेत्र में परिवर्तन। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि संपूर्ण क्रांति में किस क्षेत्र पर जोर नहीं दिया गया था? तो भैया नैतिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था, साथ में सामाजिक राजनीतिक फील्ड पे तो जोर दिया ही गया था, लेकिन जो धार्मिक फील्ड है, धार्मिक क्षेत्र है, इस पे भैया जोर नहीं दिया गया था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि जेपी आंदोलन किस विचारधारा पे आधारित था? ठीक है, वो था भैया गांधीवाद विचारधारा पे आधारित। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14 नंबर कि संपूर्ण क्रांति में छात्र वर्ग की क्या भूमिका थी? विरोधी, दर्शक, अग्रणी या फिर निष्क्रिय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्रणी नहीं, अग्रणी। ओके, तो संपूर्ण क्रांति में जो छात्र वर्ग था उनकी जो भूमिका थी वो क्या थी जी? अग्रणी। तो भैया सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के सारण जिले में हुआ था, लेकिन जनरली आपसे राज्य पूछा जा रहा है, स्टेट पूछा जा रहा है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। लोकनायक की उपाधि किसे मिली थी? अन्ना हजारे को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं, चंद्रशेखर को नहीं। तो लोकनायक की जो उपाधि थी वो भैया किसे मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण जी को मिली थी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 17 नंबर कि जेपी आंदोलन किस चुनाव को प्रभावित किया? किस चुनाव को भैया? लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ पे ईयर्स है, दैट मीन्स क्वेश्चन का मतलब ये हो सकता है क्या कि भैया किस चुनाव को मतलब किस ईयर में हुए गए चुनाव को प्रभावित किया था, बट क्वेश्चन में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसे मैं थोड़ा सही करने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल के लिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा था? ठीक है, विज्ञान पर, साहित्य पर, राजनीति पर या फिर खेल पे? तो जो आपका संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ा था आप सभी याद रखना राजनीति पे पड़ा था। ओके, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19 नंबर कि जेपी ने युवाओं को क्या बताया? बोझ, देश की आशा या फिर निष्क्रिय या फिर समस्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जेपी ने युवाओं को क्या बताया था? तो बताया था भैया देश की आशा, देश की जो पूरी उम्मीदें हैं वो भैया इन्हीं से है, इन्हीं युवाओं से है। ओके, तो भैया बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर कि कर्तव्य का पुकार है यह किनका कथन है? कर्तव्य की पुकार है यह भैया किनका कथन है? गांधी जी का है, पटेल जी का है, जेपी का है या फिर राम मनोहर लोहिया का है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कर्तव्य का पुकार यह जो कथन है, यह जो लाइन है वो भैया जेपी जी का है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि जेपी आंदोलन से कौन सी पार्टी बनी? ठीक है, जेपी आंदोलन से कौन सी पार्टी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर जनता पार्टी? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेपी आंदोलन से कौन सी पार्टी बनी थी? आप सभी ध्यान रखना, वो बनी थी जनता पार्टी। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जेपी आंदोलन किस विषय पर केंद्रित था? चुनाव पर, भ्रष्टाचार पे, धर्म पर या फिर तकनीक पे? तो जो जेपी आंदोलन था वो भैया किस विषय पर केंद्रित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रष्टाचार। क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार पर एक केंद्रित था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से 22 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन में कौन सा राज्य केंद्र था? ठीक है, मतलब जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था उसमें कौन सा राज्य केंद्र था? तो भैया 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है वो था भैया अपना बिहार। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति में कौन सा परिवर्तन नहीं मांगा गया था? देखो, क्रांति का मतलब आप सभी समझ के क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, आई मीन चेंजेस। ओके, और संपूर्ण का क्या मतलब होता है कि हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में क्या करो, तुम चेंज करो। ओके, ओवरऑल अगर संपूर्ण क्रांति का मतलब यही होता है कि भैया हर एक क्षेत्र में क्या करो, बदलाव करो, चेंज करो, बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि संपूर्ण क्रांति में कौन सा परिवर्तन नहीं मांगा गया था? ठीक है, तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नैतिक परिवर्तन मांगा गया था, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन मांगे गए थे, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इसे नहीं मांगा गया था। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहूंगा जो कि आपका 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित है? तो एक क्वेश्चन शायद हमने देख लिया, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो याद रखना गांधीवाद। ओके,
तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? ये जो आपातकाल है ना, वो भैया किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो देखो आप सभी याद रखो 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि संपूर्ण क्रांति में आर्थिक क्रांति का उद्देश्य क्या था? विकास करना, व्यापार करना, गरीबी हटाना या फिर नौकरी? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने। हमेशा याद रखना आप सभी कि संपूर्ण क्रांति में आर्थिक क्रांति का क्या उद्देश्य था भैया? आर्थिक, दैट मीन्स फाइनेंशियल, तो गरीबी को हटाना। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि जेपी आंदोलन में छात्रों को जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उनकी क्या मांग थी भैया? शिक्षा को समाप्त करो या फिर फीस को बढ़ाओ या फिर शिक्षा में सुधार करो या फिर परीक्षा ना हो। अब देखो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका रिक्वायर्ड क्या होता है ज़्यादातर? वो चाहता क्या है कि भैया शिक्षा समाप्त हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहेगा भैया। स्टूडेंट के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं नहीं भैया शिक्षा रहे, ठीक है, शिक्षा क्या हो रहे, शिक्षा कैसे समाप्त कर सकते हो और तुम? तो ऐसे तो स्टूडेंट की मांग हो नहीं सकती है, तो भैया ये गलत है, ठीक है। फी बढ़े, देखो कोई भी इंसान चाहता है कि भैया फी जितना कम रहे ताकि जो गरीब परिवार के भी लोग हैं ना, वो क्या कर सके, उस फी को अफोर्ड कर सके एंड भैया पढ़ाई कर सके। और शिक्षा में सुधार हो, बिल्कुल सब कुछ आता है भाई कि शिक्षा में क्या हो, हमारा बिहार का या फिर हमारे इंडिया का जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसमें सही हो, उसमें सुधार हो, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि जेपी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि भैया जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की संपूर्ण क्रांति का प्रमुख आधार क्या था? शक्ति या हिंसा, हिंसा या फिर राजनीति? तो इस सब आपका आंसर आप सभी प्लीज मुझे कमेंट में बताओगे। ये प्रश्न मैं आप सभी को एज अ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जिसका जवाब आप सभी को नीचे मुझे कमेंट में बताना होगा ABCD करके कि 30 का 1 होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद एंड लव यू बच्चों। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, आज के इस क्लास में क्लास 12th हिंदी गदखंड का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, राइट। तो आज के इस क्लास में इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं और साथ में भैया इनके जो राइटर हैं, इनके जो रचनाकार हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में भी काफी कुछ चीजें जानने वाले हैं। अब भैया क्यों हम लोग जानने वाले हैं? क्योंकि अगर आप सभी बिहार बोर्ड का जो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप उसे उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज के बारे में कि भैया जो कहानी होता है, निबंध होता है, जो काव्य होती है, उसके बारे में तो जो भी चीजें डीप की होती है उसके बारे में तो क्वेश्चन करें ही जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन साथ में भैया ये जो कवि होते हैं, ये जो राइटर होते हैं ना, इनके बारे में भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। जैसे किस कवि का जन्म कब हुआ था, किस कवि का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, उनका जन्म स्थान क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, और भी काफी सारी चीजें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि भैया ये जो कृति है वो किस कवि के द्वारा रची गई है, राइट। क्वेश्चन दे देगा आपसे कि भैया बताओ रामधारी सिंह दिनकर का इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिनके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि कवि के बारे में भी करे जाते हैं, तो कवि के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इस कंडीशन में। ओके, तो भैया बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। और वीडियो को अगर आप सभी ने प्यारा सा लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर इतना प्यारा सा लाइक करना कि भैया मेरे को संकेत मिले कि हाँ भैया किसी ने लाइक करा है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कवि के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो भैया आइए हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो भैया ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी या फिर यहाँ पे टॉप पे ही दिख रहा होगा आपको कि भैया ये जो रचनाकार है अर्धनारीश्वर की जो रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे अपडेट कर देना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन में ना इनका फुल नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि भैया बताओ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था या फिर जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो, ठीक है, आपको वहां पे दे दिया जाएगा केवल दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी, दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम था। तो ये मत सोचना कि रामधारी सिंह दिनकर कोई और है और दिनकर कोई और है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे राइटर्स हैं हमारे बुक्स के अंदर, ठीक है। जैसे जयशंकर प्रसाद कह लो तो उनका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, दैट मीन्स कि काफ़ी बड़े राइटर का नाम है जो कि रोज चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका
पता है पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, राइट। और शॉर्ट में बोला जाता है उन्हें आगे आगे। तो कोई भी क्वेश्चन में आगे लिखा रहेगा केवल कि आगे जी का जन्म कब हुआ था। तो इस तरीके से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिनकर जी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो दिनकर जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था जी? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आप सभी मेरे साथ बोलते चलो, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। निधन कब हुआ था? तो भैया 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं साहित्यिक विधा, दैट मीन्स कि ये जो आप अर्धनारीश्वर अभी पढ़ रहे हो आप सभी, ठीक है, इसकी जो विधा है एक क्या है? निबंध है, कहानी है, काव्य है, भैया क्या है? तो याद रखना ये एक निबंध है। काफी बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि भैया ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर, वो क्या है, वो साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखना आप सभी, ये एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म स्थान है वो याद रखना सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। वो अपने बिहार के ही थे, बेगूसराय के, ठीक है। उनके माता पिता का नाम, माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम जो है वो है रवि सिंह, ठीक है। और भाई एक क्वेश्चन ना आई थिंक 2025 में किया गया था, 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में, कि उनके माता पिता का क्या नाम था बताओ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि 2025 में या फिर हाल फिलहाल में ही पूछा गया रिसेंट में क्वेश्चन। तो भाई जितने सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके लाई है आप सभी के लिए, इसका पीडीएफ तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये जितना सारी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लाई है सबको ध्यान में रखना है, आप सभी को सबको याद करके रख चलना है, ठीक है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं थोड़े कि इनको पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिले थे और कौन कौन से सम्मान, जो भी चीज़ें होती है पुरस्कार एवं सम्मान की बातें करते हैं हम लोग। तो इनका एक गद है कि संस्कृत के 4 अध्याय, इनका एक क्या है? गद है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। और इस रचना पे इनको भैया मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ओके। उर्वशी इनका एक रचना है, ठीक है, जिन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि भैया जो दिनकर जी हैं उनको भैया संस्कृत के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। या फिर इस तरीके से किसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को, ठीक है, किस रचना पे मिला था। ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे जिसमें से आपको उर्वशी को टिक करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं रचनाकर की प्रमुख काव्य कृतियां, यानी कि इनकी जो काव्य कृतियां हैं, मतलब दैट मीन्स की कविता, ठीक है, जो छोटी वाली चीजें होती है। तो काव्य कृतियां कौन कौन सी है दिनकर जी की, आइए जानते हैं। प्रणभंग जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रेणुका जो कि 1935 ईस्वी का है। हुंकार जो कि 1935 ईस्वी का है। इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखो जी, वैसे अगर इनका देखा जाए, लास्ट में देखो आदि लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या कि इतना ही चीजें नहीं है, इनकी और भी अभी सारे काव्य रचनाएं हैं और भी काफी सारे इनकी गद्य रचनाएं हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं सबको लिख दूं तो भाई उतने याद नहीं हो पाएंगे। तो याद उन्हीं को करे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो भैया इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, इसमें से भी, राइट। एक तो इंपॉर्टेंट मैं लाया हूं, लेकिन इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से। एक बार सबको रीड कर लेते पहले, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। रश्मि रथी जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और काव्यता जो कि 1964 ईस्वी का है। हरे को हरिनाम जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब बात कर लीजिए काव्य की, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, तो इतनी सारे नाम तो मैंने बता दी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला चीज़ प्रणभंग ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। रेणुका पूछा गया है, ओंकार पूछा गया है, कुरुक्षेत्र पूछा गया है, हारे को हरिनाम पूछा गया है, उर्वशी पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज रचनाएं जिनके अंदर मैंने टिक करी। ए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको क्लियर करना, ओके। अब भैया रचनाकर की गद्य कृतियां की बात कर लेते हैं। जैसे दिनकर जी का हमने काव्य कृतियां देख लिया भाई, काफी सारी थी, ठीक है। अब इनकी गद्य कृतियां की ओर हम लोग मूव करना चाहेंगे। मिट्टी की खोज 1946, ठीक है, मिट्टी की खोज 1946 में प्रकाशित हुई थी। अर्धनारीश्वर जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, ये भी आपका एक गद्य कृति है, ठीक है, गद्य कृति है, जो कि 1952 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। एक्सटर्नल नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का एक एक्स्ट्रा नॉलेज कि भैया ये जो अर्धनारीश्वर है ये आपका 1952 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में। काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में। वर्ड पीपल जो कि 1961 ईस्वी की है। शुद्ध कविता की खोज जो कि 1966 और दिनकर जी की डायरी 1973 ईस्वी की है, ठीक है। दैट मीन्स कि इतने सारे इनके क्या है, गद्य कृतियां हैं, ओके जी। आइए उस चैप्टर के बारे में जो होता है ना कि सारांश, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर है आपका, बिल्कुल है, ठीक है। तो एक सारांश होता है ना कि भैया थोड़ा सा सारांश बता दो ताकि चीज़ें एक क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़नी है।
ठीक है। अब भैया मैं डीप में तो चीज़ों को नहीं बता रहा, लेकिन मैं सारांश बता दे रहा हूँ कि हाँ जी भैया इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो अर्धनारीश्वर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत निबंध, जी हाँ ये आपका एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये जो अर्धनारीश्वर है ना, इसमें बेसिकली समानताएं दिखाई गई है पुरुष और नारी के बीच में, नर एंड नारी के बीच में। ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष आधा अंग नारी का है। जीवन रूपी यज्ञ में नारी बराबर की हिस्सेदार है। बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से समाज में क्या होता है, नारी को हर एक चीज़ में हम लोग भागीदार नहीं, मतलब हर एक चीज़ का भागीदारी नहीं समझते, मतलब भाग नहीं लेने देते। जैसे मान लो तुम नारी है तो भाई तुम बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर ही रहो। मतलब देखा है मैंने समाज में सब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि असमानताएं हैं, लेकिन वही समानता के बारे में बात करी गई है इन दिस चैप्टर। ओके, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तथा वह यह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जो पुरुष है, मतलब देख सकते हो जितना फ्रीडम हम लड़की को मिलता है उतना फ्रीडम एक लड़की को नहीं मिल पाता। दैट मीन अभी के टाइम में माहौल कुछ और हो चुका है, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में तो भाई और भी ज़्यादा मतलब असमानताएं थी। ठीक है, पुरुष और नारी के बीच में कि भाई तुम पुरुष हो तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो, लेकिन तू नारी है तो ये चीज़ें नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती थी पहले के टाइम में, मतलब अभी के टाइम में भी होती है काफ़ी जगह पे ऐसा। ठीक है, खासकर गांव देहात के एरिया में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ का भी आज भी वैसा ही समाज है जैसा कि पहले था। ओके जी, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिंपल सी बात है, नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर नर और नारी हो ना तो भाई इस सृष्टि का तो अंत हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। ओके जी, और भी कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। अतः पुरुष में नारीत्व की ज्योति जागनी चाहिए। बिल्कुल बात है। देखो ये जो दिनकर जी हैं हमारे, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो नारी है ना, नारी का गुण एक पुरुष के अंदर होना चाहिए और एक नारी के अंदर भी पुरुष का गुण होना चाहिए। ठीक है, दोनों के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए मतलब एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए, समझ रहे हो, पुरुष का नारी के अंदर और नारी का पुरुष के अंदर। ओके जी, तो इस तरीके से दिनकर जी जो है वो बोलते हैं। बाकी और भी चीज़ों को देखते हैं। तथा नारी में पुरुषों का आभास होना आवश्यक है। रचनाकर की अर्धनारीश्वर की सोच इस बात की द्योतक है। राइट, अब देखो मैंने आपको बोला कि सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो सारांश इसका जो है वो यही निकलेगा कि भैया क्या है कि इस चैप्टर के अंदर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। राइट, आप सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और बस इस चैप्टर के अंदर पुरुष और नारी के बीच में क्या करी गई है, कंपैरिजन करी गई है, मतलब समानताएं दिखाई गई है। ये जो भी असमानताएं है ना कि तुम नारी हो तो तुम नहीं कर सकती, तुम पुरुष हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा दूर करने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर के तहत। तो इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ठीक है, और हो सके आपका भी सोच बदले, अगर आपको नारी को लेकर उस तरीके का सोच है कि नहीं भाई तुम नारी हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ रहे हो, जो करना है वो हम पुरुष ही कर सकते हैं, तुम नारी घर की वो घर तक ही सीमित हो, तुम घर में ही रहो, आराम से खाना बनाओ और मस्त वो करो। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आप भी इस तरीके का जो भी सोच है पहले के टाइम के लोगों का वो आप ना रखो। ठीक है, ओके जी। सो बिना किसी देरी का इस ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर मैं मूव करना चाहूँगा। सो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4 हम लोग अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है हमारा फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो उसी का ये भी एक पार्ट होने वाला है, उसी का ये अंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो कब का हमारा स्टार्ट हो चुका, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये प्रश्न आपसे 2011, 2018, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो आपने देखा रामधारी सिंह दिनकर है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ या फिर पद्म। ठीक है, तो पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। और अगर ज्ञानपीठ अगर ऑप्शन में ना हो, अगर इन द केस ज्ञानपीठ अगर ऑप्शन में नहीं होता तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था, लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। तो मैंने बता दिया ना, रहने देते हैं क्या, मैंने तो बता दिया कि वैसे तो ये दोनों होगा, पद्म भूषण भी होगा और ज्ञानपीठ भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पुरस्कार मिले थे किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो मैंने वही बोला कि अगर ज्ञानपीठ अगर इन द केस ऑप्शन में ना हो तो आप पद्म भूषण टिक करना, क्योंकि वही राइट आंसर हो जाएगा, और अगर पद्म भूषण ना हो तो ज्ञानपीठ टिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर की अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है। ठीक है, तो आपने ऊपर ही पढ़ा कि जो अर्धनारीश्वर है वो कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। ठीक है, यानी कि भगवान शिव एंड माता पार्वती का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी, शिव पार्वती है नहीं क्या, अच्छा है शंकर पार्वती, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर की ज्ञानपीठ सम्मानित रचना है, दैट मीन्स कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को वो किस रचना पे मिला था।
उर्वशी पे, रश्मि श्रुति पे, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था उर्वशी पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। देखो जी, ये भी कोई पूछने वाली बात होती है क्या? अर्धनारीश्वर है, रोज है, ओषधा नीरा है और बंदनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है भैया अर्धनारीश्वर, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो हमने भैया ऊपर में देख रखा है। आप भी बोलोगे भैया कैसे कैसे क्वेश्चन लाते हो, मैं नहीं लाता भाई, आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद जितनी सारी भी चीजें होती है ना, वो समझ में आ जाती है भाई, ऑटोमेटिक बनने लगती है, समझ रहे हो। तो आपने ऊपर में देखा ये क्या है भैया, एक निबंध है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, मैं बी में टिक करता हूँ, चीजें ए में टिक हो जाती भाई, बी में हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी कि दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में कार्य किया, ठीक है। यानी कि किस विश्वविद्यालय में, आपके सामने ऑप्शन है भागलपुर विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय, या फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने दैट मीन्स की जो दिनकर जी हैं, ठीक है, वो इसमें से किस विश्वविद्यालय के अंदर उपकुलपति के रूप में कार्य किया है। तो वो विश्वविद्यालय है भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किन रूपों में वर्णन है, ठीक है। तो ये इनका एक कल्पित रूप है, ठीक है, क्या है, कल्पित रूप है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता पुस्तक जो कि है हमारा प्रणभंग, जब प्रकाशित हुई थी, तो भैया वो कितने वर्ष के थे, जो दिनकर जी हैं वो कितने वर्ष के थे, ठीक है, जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो भैया वो थे 21 वर्ष के उस टाइम। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो भैया ऊपर देख लो एक बार, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, राइट। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, आपने अभी अभी ऊपर देखा है। तो भैया 1908 कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी, हमेशा याद रखना, 1925 ईस्वी में हुई थी। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 12 नंबर की अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी। तो वो थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्हें हम लोग बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर क्या हो कि भैया इन्हीं 12 क्वेश्चन को करा के मैं आप सभी का छुट्टी कर दूं, भैया ये क्या बोल रहे हो जी? हाँ, आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में 12 ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो क्या मैं 12 ऑब्जेक्टिव कराने के लिए मैं आप सभी को बुलाता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस लेता हूँ? जी नहीं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करा है अपने से, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और काफ़ी बार भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्धनारीश्वर निबंध में जीवन को किस यज्ञ से जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि भैया ये ना तो प्रेम, ना तो अग्नि योग यज्ञ, या ना तो ज्ञान यज्ञ, ये भैया जोड़ा गया है जीवन यज्ञ से, ठीक है, जीवन यज्ञ। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि दिनकर के अनुसार पुरुष में नारीत्व की कौन सी शक्ति जागनी चाहिए। तो आपने ऊपर में देखा कि भैया क्या होनी चाहिए, ज्योति की शक्ति क्या होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, दैट मीन्स की जागनी चाहिए। ओके, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की अर्धनारीश्वर निबंध का मूल उद्देश्य क्या है। नारी की स्वतंत्रता, या फिर पुरुष का महत्व, या फिर नारी पुरुष की समानता, या फिर समाज का चित्रण। तो ये जो अर्धनारीश्वर हमारा निबंध है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या है कि समानता, जो चीजें पुरुष के साथ हो रही है वो चीजें नारी के साथ भी हो। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्धनारीश्वर निबंध का मूल उद्देश्य क्या है। तो वही है कि नारी पुरुष की समानता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि भैया अर्धनारीश्वर निबंध में किस रूप का विरोध किया गया है। तो भैया एक पक्षीय सोच का। हाँ, तुम्हारा जो सोच होना चाहिए वो नारी को लेके ऐसा और पुरुष को लेके इस तरीके का, मतलब एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जो सोच रहे हो दोनों के लिए सोचो, ठीक है, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो दोनों के लिए देखो, ठीक है। ओके जी, 17 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भैया दिनकर के अनुसार नारी को किसका अधिकार मिलना चाहिए। तो घर और बाहर दोनों में इन्हें क्या होनी चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, मतलब घर में भी रहे, बाहर में निकले, ठीक है, बाहर की दुनिया को भी देखे, बाहर की दुनिया को भी समझे, समझ रहे हो। ये भी भारत की श्रेणी यार, इन्हें भी देखने, तो बहुत बड़ी दुनिया हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि भैया अर्धनारीश्वर निबंध में किस देवता का भैया वो हुआ है। तो याद रखना शंकर और पार्वती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि लेखक के अनुसार नारी को केवल सौंदर्य की मूर्ति ही मानना नहीं है भाई, अपूर्ण दृष्टिकोण है। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार नारी को केवल अगर तुम सौंदर्य की मूर्ति मानते हो और घर में बैठा के रखते हो तो ये भैया एक अपूर्ण दृष्टिकोण है। मैं डी वाला में क्यों टिक कर रहा है यार, सी,
ठीक है, अपूर्ण दृष्टिकोण। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि अर्धनारीश्वर निबंध का स्वरूप कैसा है, तो ए एक विचारात्मक है, ठीक है, इस पे विचार करने योग्य है। तो भैया डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। देखो जी, आज के इस क्लास में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा, जैसे अर्धनारीश्वर के बारे में, जो उनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में काफ़ी कुछ हमने चीज़ें जाना सीखा, ठीक है। और इस चैप्टर के, इस निबंध के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने करे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या है कि 10 या फिर 12 ऑब्जेक्टिव है। अब भैया उसको मैंने बढ़ाया, ठीक है, अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करे जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है रोज, और जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, और फिलहाल सबसे बड़ी इवेंट जो कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। और एक चीज़ और, अगर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बोली बताई आप सभी को आज के इस क्लास में, ठीक है, नर नारी के बारे में जो भी चीज़ें होती है, अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मतलब फ्लो में आके, या फिर कुछ गलत कर दिया हो, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना आप सभी, ठीक है। और कमेंट में बताना कि नर नारी को लेके आपकी क्या वो है, ठीक है, मतलब आपकी क्या सोच है, ठीक है, कुछ आइडिया हो, कुछ सजेशन हो जो कि देना चाहते हो इस समाज को, तो वो चीज़ आप नीचे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद एंड लव यू बच्चों। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कवित, जिसकी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। इसके पहले आपके जितने सारे भी 4 चैप्टर थे, इनको काफी अच्छी तरीके से हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। अगर आप सभी ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो भैया जैसे ही आज का क्लास हमारा एंड होता है, जैसे ही आज का क्लास हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद आप सभी क्या कर लेना, जाते ही क्या करना, सबसे पहले इन चारों वीडियो को कंप्लीट करना, राइट। और इसलिए ताकि आप सभी की जो भी स्टडी है वो भैया प्रॉपर एक अलाइनमेंट के साथ चलती रहे, दैट मींस कि आपकी जो भी चीजें हैं वो भैया चैप्टर वाइज होती रहे, ठीक है। तो बना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप सभी ने लाइक नहीं करा है, तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भैया इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वाकई बना किसी तरीके आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं। देखिए जी, जो भी आपका बिहार बोर्ड है, ठीक है, जो भी आपका बिहार बोर्ड है, स्पेशली मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूं हिंदी के लिए, ठीक है। अब हिंदी के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो भी आपकी कहानी होती है, कविताएं होती है, निबंध होती है, जो भी चीज हो, उसके अंदर जो भी चीजें होती है, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो भी घटना घटित होती है, उसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही है। दैट मीन्स कि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कवित। अब कवित चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है, उसके बारे में तो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही है। लेकिन साथ में जो हमारे राइटर होते हैं, जितने सारे भी हमारे राइटर्स हैं हमारे बुक के अंदर, ठीक है, उनके बारे में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है कि आपको भैया हर एक राइटर के बारे में, जितने भी आपके बुक के अंदर जितने सारे भी राइटर्स हैं, आपको हर एक राइटर के बारे में, आपको हर एक कवि के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज, आपको हर एक कवि के बारे में एक पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनका भैया मृत्यु कब हुआ था, ओके, उनका भैया जन्म स्थान कहाँ था, ऑल राइट, उनका जो जन्म स्थान था वो भैया कहाँ था, साथ में उनके माता पिता का क्या नाम था, ठीक है, माता पिता का क्या नाम था, अगर गुरु का नाम दिया है तो वो भी आप याद कर लो। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी हो सकती है कवि के बारे में आपको रखनी है, हर एक कवि के बारे में। क्योंकि अगर आप अपना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तो भैया काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके कवि से रिलेटेड ही रहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भैया हो जाता है कि आपको कवि के बारे में भी काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, तो गुरु के बारे में भी जानना अगर है तो। एंड भैया सबसे प्रमुख चीज की क्या है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने कौन कौन सी रचना करी है, और कुछ फेमस रचनाएं जो होती है उनकी कवि की, उनके नाम आपको याद करने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भैया, रचना का नाम दे देगा, बोल देगा कि भैया ये रचना कौन से कवि की है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सो बना किसी तरीके आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। सो देखिए जी, आज का जो हमारा चैप्टर है काव्यखंड का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कवित, जिसके जो रचनाकार है वो है भैया भूषण जी, यानी कि जो कवि है वो है भैया भूषण जी। अब आइए इनके बारे में कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे कि भूषण जी का जो जन्म है वो हुआ था भैया 1613 ईस्वी में। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। और इनका जो निधन हुआ था, यानी कि इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था भैया 1715 ईस्वी के अंदर।
ओके, जन्म स्थान की अगर बात कर ली जाए तो तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भैया उत्तर प्रदेश के अंदर। पिता की अगर बात कर ली जाए तो रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था, और इनके पिता के लिए भैया काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये काफी एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से करा जाता है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता का नाम था, तो आपका जवाब होना चाहिए भूषण जी के पिता का नाम, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है कि भूषण के पिता का क्या नाम था, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए भैया रत्नाकर त्रिपाठी। आई होप कि आप सभी को यहां तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं उपनाम के बारे में, राइट। भूषण उपनाम उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि देकर किया। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये जो भूषण जी हैं, इनका जो मूल नाम, दैट मीन्स कि इनका जो भी ओरिजिनल नाम था वो भैया भूषण था ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इनका जो भैया मूल नाम था, आई डोंट नो कि इनका भैया मूल नाम क्या था, ठीक है, लेकिन इतना समझो कि इनका जो भी ओरिजिनल नाम था वो भैया भूषण नहीं था। तो भूषण का जो नाम है वो किसने दिया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है काफी बहुत बड़ा नाम, कि जो चित्रकूट के सोलंकी राजा जो कि रुद्र शाह थे, ठीक है, इन्होंने भूषण जी के कविता से प्रभावित होकर इनका जो नाम है वो भैया कवि भूषण कर दिया। समझ रहे हो? और एक कवि भूषण के नाम से भैया इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, इतना ज्यादा प्रचलित हो गए कि इनका जो भी मूल नाम था वो भैया विलुप्त हो गया। समझ रहे हो भैया? ऐसा होता है काफी टाइम, आप अपने समाज में भी देखते होगे, गांव घर में भी देखते होगे इस तरीके का जो भी चीज, ठीक है, कि भैया जो भी इंसान का मूल नाम होता है, जो भी इंसान का ओरिजिनल नाम होता है, वो भैया किसी को नहीं पता, लेकिन जो नाम से वो भैया प्रसिद्ध हो जाता है, समझ रहे हो, जो नाम से मान लो जिसके अंदर कोई कैरेक्टर हो उस तरीके का, ठीक है, और उस कैरेक्टर के हिसाब से उसका कोई नाम रख दिया जाए और वो भैया उस नाम से प्रसिद्ध हो जाए, तो उसका जो ओरिजिनल नाम होता है वो भैया हर एक इंसान भूल जाता है। समझ रहे हो चीजें? तो इस तरीके की जो भी चीजें हुई थी वो हुई थी भूषण जी के साथ। ऑल राइट, उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनका जो मूल नाम है वो भैया विस्मृत हो गया, दैट मीन्स के विलुप्त हो गया। ओके, अगला जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, प्रमुख आश्रयदाता, इसका क्या मतलब होता है? देखो जी, जिन्होंने, जिन राजाओं ने भूषण जी को सम्मान दिया, भूषण जी की मदद करी, भैया रहने के लिए, लिखने के लिए स्थान दिया, ठीक है, तो वही लोग तो कहलाते हैं भैया आश्रयदाता। समझ रहे हो? कौन कौन राजाओं ने भैया भूषण जी को आश्रय दिया था? तो पहला जो नाम है वो है छत्रपति शिवाजी का। जो दूसरा नाम है शिवाजी के पुत्र साहू जी का। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में काफी बार आया है कि भैया जो शिवाजी है उनके जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है? ओके, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। सो आई होप आप सभी को यहां तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं, आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका जो कवि चैप्टर है उसके अंदर क्या हमें पढ़ना है, उसका एक सारांश मैं आपको कुछ वर्डों में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो सारांश है कवि का, यहाँ प्रस्तुत दोनों कविताएं। सबसे पहली चीज, अगर आप जाओगे कवि के अंदर तो आपको दो कविताएं मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो दोनों कविताएं हैं वो भैया भूषण जी के दो प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित है। ध्यान देना, ये जो दोनों कविताएं हैं, एक जो कविता है वो आपका छत्रपति शिवाजी से संबंधित है, और जो आपका दूसरा कविता है वो भैया महाराज छत्रसाल से संबंधित है। ओके, इन कविताओं में भूषण ने उनके आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन किया है, राइट। चलिए जी, भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक पॉइंट पे आप सभी ध्यान दो, हर एक पॉइंट से यहाँ पे एक नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। जैसे जो भूषण जी थे वो भैया किस काल से थे? वो थे भैया रीति काल से। जिनकी हिंदी जनता में अत्यधिक प्रतिष्ठा है, वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि माने जाते हैं। कौन? भूषण जी। भूषण के मुकाबले शिवाजी तथा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरुद्ध लिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये जो कहानी है, सॉरी ये जो कविता है वो भैया एक काल्पनिक कविता नहीं है। दैट मीन्स कि जैसा आप सभी ने देखा कि भैया ये जो कविता है उसके अंदर दो कविताएं हैं, जिसमें से एक कविता छत्रपति शिवाजी के ऊपर है तथा जो दूसरी कविता है वो है भैया महाराज छत्रसाल से संबंधित। ओके, तो एक ऐसा नहीं है कि भैया काल्पनिक है, इसे मान लिया गया है। एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के अंदर वो सामर्थ्य थी भैया, शौर्य था, पराक्रम था। समझ रहे हो? उसी चीज की बखान करी गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया कुछ बनाया गया है, काल्पनिक है, माना गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी ओरिजिनल चीजें थी उसे ही दिखाने की कोशिश करी गई है। ऑल राइट, कुछ और चीजों के बारे में हम लोग भैया बात करते हैं। यहाँ से आइए, थोड़ा सा मैं चीजों को स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी, हम लोग रचनाकर की प्रमुख कृतियां के बारे में बात कर लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावरी, छत्रसाल दशक। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि भैया बताओ शिवराज भूषण किन की रचना है, आप सभी क्या बताओगे? भूषण जी की। यहाँ तो भैया नाम से ही पता चल रहा है भूषण। शिवा बावली की इनकी रचना है, छत्रसाल दशक की इनकी रचना है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए भूषण।
जो शिवराज भूषण है, चीजों को समझने की कोशिश करना। 384 छंदों में 105 अलंकारों का वर्णन है, जिसके अंदर शिवाजी की प्रशंसा पे आधारित ये जो आपका शिवराज भूषण है ना, वो शिवाजी की प्रशंसा पे आधारित है। ओके, शिवा बावनी की अगर बात करी जाए तो 52 मुक्तक है इसके अंदर। 52 मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। छत्रसाल दशक के अंदर क्या हुआ है, 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का जश्न शान किया गया है। ओवरऑल अगर इस चैप्टर की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भैया जो शिवाजी है, हमारे शिवाजी महाराज, ठीक है, उनके बारे में और जो छत्रसाल है उनके बारे में, उनकी जो वीरता का है, दोनों की वीरता का बखान किया गया है इस चैप्टर के अंदर, आप इतना समझो, ठीक है। और इन्हीं के बारे में बताया गया है, इनके योग के बारे में, इनके पराक्रम के बारे में, इनके सामर्थ्य के बारे में बताई गई है चीजें, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक जो भी चीजें मैंने बताई वो आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी को भूषण जी के बारे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने आप सभी को बता दी, राइट। सो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होगी। अगर आप सभी को समझ में आ गई काफी अच्छी तरीके से, एंड वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप सभी क्या कर दो जी, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो, ताकि यही जो चीजें है ना वो हमें मोटिवेट करती है आप सभी के लिए हेल्पफुल कंटेंट लाने के लिए, समझ रहे हो। सो बना इसी तरीके अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं चीजों को। पहला क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। देखो ऊपर में मैंने आप सभी को बताया था कि भैया हर एक पॉइंट पर नजर डालो, हर एक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है। तो वहां पे आप सभी ने देखा था कि ना तो श्रृंगार रस ना तो भक्ति रस, कौन सा रस था, वीर रस था, ठीक है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। आप सभी ने ऊपर में देखा था कि जो शिवाजी थे उनके पुत्र का क्या नाम था। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि भैया चीजों को देख लो, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बार बार। क्या नाम था, शेरोजी, विराजी, शाहू जी या फिर भानु जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था जी, शाहू जी नाम था, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे सामने भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने थर्ड नंबर। भूषण किस काल के कवि हैं, जो हमारे भूषण जी हैं वो किस काल के कवि हैं, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के या फिर भक्ति काल के। आपने ऊपर देखा जो भूषण जी है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भैया रीति काल के। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, पता है आपको कि जो भूषण जी हैं उनका भैया मूल नाम कोई और था, ठीक है। और ऐसे कोई इनमें से बताओ, इनमें से ऐसा कौन है, ठीक है, जिन्होंने भूषण के कविता से प्रभावित होकर इनका नाम कवि भूषण कर दिया था, ठीक है। जिसके कारण, कवि भूषण के कारण भैया आज तक दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है कवि भूषण के नाम से। बताओ कौन से थे, कौन थे वो राजा, तो वो थे भैया राजा रुद्रशाह, ठीक है। कौन थे राजा, राजा रुद्रशाह थे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही भैया करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, एक भैया पंक्ति है आपके सामने और आप मुझे बताओ कि भैया ये जो पंक्ति है वो किस चैप्टर की है। आप मुझे बता दोगे भैया, ठीक है, क्यों बता दोगे, क्योंकि भैया हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कवि। अब भैया ये जो लाइन होगी, ये जो पंक्ति होगी, कौन से चैप्टर की होगी, कवि की तो होगी ना, एक बार पढ़ो। तेज तम अंश पर कान्हा जीवी कंच पर, ज्यो मल्लख वंश पर सिर शिवराज। शिवराज का नाम आ गया भैया, ठीक है, शिवराज का नाम आ गया। ये भैया क्या है, कवि चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान है। शिवा बावनी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बावनी, बावन, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें होती है भाई, अगर खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो भैया हर एक क्वेश्चन की भाई ट्रिक बन जाती है, समझ रहे हो, यानी कि हर एक क्वेश्चन भाई ट्रिक ही होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूषण की कविता निम्न में कौन सी है। भूषण की कविता निम्न में कौन सी है, हार जीत, हार जीत नहीं है, अशोक वाजपेयी जी की है, जिन्हें हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। कवित है, हाँ जी भैया कवि। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है। एक चीज मैंने आपको बताया था भैया, यही सेम चीज मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनके पिता के बारे में भी काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो कब आया था, 2024 के अंदर आया था, ठीक है। तो जो रत्नाकर त्रिपाठी है वो किस कवि के पिता है, भूषण जी के। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए चीजों को मैं आप सभी को दिखाता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, ठीक है। देखो सेम वही चीज है, लेकिन क्या कर दिया है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसे थोड़ा सा भैया बदल लिया गया है। वहां पे पूछा गया था क्या कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता का नाम था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूषण के पिता का क्या नाम है, बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी, ध्यान में रखोगे आप सभी, ठीक है। बारीबाह शब्द का क्या अर्थ होता है, बारीबाह शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या पानी, नहीं पानी नहीं होता है, कीचड़ नहीं, बादल होता है, क्या होता है, बादल होता है। सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर देखा जाए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग तो आपके क्वेश्चन बैंक में भैया 10 ही ऑब्जेक्टिव थे, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन क्या मैं 10 ऑब्जेक्टिव कराने के लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ आप सभी की, नहीं भैया अभी हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। ऑलरेडी मैंने चीजों को लिखा हुआ है, ठीक है, और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आइए
12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चीजों को आप सभी ध्यान से समझिएगा कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। देखो सिंपल सी बात है, वीर रस है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर भैया मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी इनको। भैया बार बार हम लोग देख चुके हैं, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको क्या की थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। ठीक है, वीर रस को भाई, वीर रस को। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, अगर आपको याद है ऊपर में हमने देखा था कि भैया शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता आपने कहा देखा था, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद हो तो सही हो, नहीं तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शिवराज भूषण, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देख रखा था भैया, यहाँ पे देखा था जो हमारा शिवराज भूषण है उसके अंदर 105 अलंकारों का वर्णन है, 105 अलंकारों का निरूपण है। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजों के बारे में तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो भैया बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ध्यान दो, बाकी हर एक चीज हो जाने वाली है, एग्जाम का ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूषण की कृति नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो कि भूषण की नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, भैया सारी कृति भूषण जी की है, लेकिन हर्षो उल्लास इनकी कृति नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, भूषण के प्रिय नायक कौन है। भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन से हैं आप मुझे बताओ। तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इनकी वीरता का बखान करा है भूषण जी ने अपनी कविताओं के अंदर। ठीक है, तो ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। एक क्वेश्चन भैया 2 बार रिपीट कर चुका है, सो आप सभी समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। शिवाजी के पुत्र का नाम था भैया साहू जी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। ठीक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। पावनी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो, तो 52 मुक्तक है इसके अंदर। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन है और आई थिंक आज के इस क्लास का जो हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। ओके, छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में भैया कितने छंद है। 110, 110, हाँ 110, 210, 310 या फिर 10। तो भैया ये चीज ऊपर में तो थी कि भैया छत्रसाल दशक के अंदर कितने छंद है, लेकिन आप एक काम करो, इस प्रश्न को आप सभी होमवर्क के तौर पे रखो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो भैया डिसिप्लिन को मैनेज करके चलो। ठीक है, जो चीजें बोली जा रही है उसको आप किया करो, समझ रहे हो। यानी कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया एज ऑफ होमवर्क इस चीज को आप सभी को बताना है कमेंट के अंदर, अगर आपको जवाब इसका पता है तो आप सभी प्लीज भैया अभी से ही डिसिप्लिन मैनेज करके चलो, नहीं तो 12th बाद अगर आप ग्रेजुएशन करोगे अच्छे अच्छे कॉलेज से, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आई नो की चीजें वहां पे तो सीख जाओगे, लेकिन पहले से ही थोड़ी बहुत डिसिप्लिन अगर आप मैनेज करके चल सकते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया जो भी चीज आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि हाँ जी ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। नहीं पता है वो एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो भैया प्लीज आप कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि मुझे भी तो लगे कि हाँ जी भैया जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12 का स्टूडेंट है, उनके अंदर भैया कितनी हुनर है, राइट। चलिए जी, ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज के इस क्लास का। सो आई होप आप सभी को आज का ये जो क्लास है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो यहाँ तक आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को। ठीक है, और भैया हमने काफी अच्छी तरीके से हिंदी काव्यखंड का 5 चैप्टर को हमने काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, राइट। तो इसके लिए आप सभी को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड भैया हमें भी, एंड हमें तो खुशी होती है, मैं आप सभी को हर एक चीज को काफी अच्छे तरीके से क्लियर करा देता हूँ। तो ठीक भैया, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलामी, जिसके जो राइटर है वो है भैया जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो भैया काफी जल्दी हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। और जैसे ही आपका पूरा काव्यखंड, जैसे ही आपका पूरा काव्यखंड और जैसे ही आपका पूरा गदखंड, दोनों चीजें समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इनके ऊपर एक प्रॉपर वन शॉट बनेगा कि भैया संपूर्ण काव्यखंड एक वीडियो के अंदर, संपूर्ण गदखंड एक वीडियो के अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैं चीजें लाने वाला हूँ। फिलहाल अभी तो चैप्टर वाइज चल रही है, ताकि आप सभी क्या कर लो, चैप्टर वाइज पढ़ाई कर लो, जैसे जैसे एग्जाम आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भैया मैं एक्शन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो भैया टेंशन मत लो आप सभी। चलिए ऑल राइट जी, आप सभी को यहाँ से टाटा बाय बाय, आप सभी बिल्कुल जा सकती हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आना। सो आई होप आप सभी को आज का ये जो क्लास है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को दिल से अगर निकले तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी मिलता है जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग दिस ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप सभी को जय हिंद, अभी बच्चों।